नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस 2025 के प्रीलिम्स के एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से, यानी कि जो नया वाला पैटर्न चल रहा है, जिस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी नए पैटर्न को फॉलो करते हुए ये पूरी टेस्ट सीरीज बनाई है। पेड ग्रुप की टेस्ट सीरीज है ये, और हमारे एससीएस स्टूडेंट्स की डिमांड पर ये वीडियो कंप्लीटली फ्री किया जा रहा है। आप लोग जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन हैं वो तो वहीं से अटेम्प्ट वगैरह करें, ऐप वगैरह में हैं तो वहां से अटेम्प्ट कर लें। अदरवाइज जो लोग पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो लोग ये वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें, हर क्वेश्चन को पॉज करके पहले उसका आंसर वगैरह जो है जरूर देने की कोशिश करें। टेस्ट सीरीज का फायदा आपको तभी मिल सकता है जब आप सबसे पहले एक पेपर और पेन लेके बैठ जाएं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को जैसे ही क्वेश्चन बताया जाए उसको पॉज करके अपना खुद पहले आंसर मार्क करें, फिर इसके वीडियो में जो बताया गया है उससे आप मैच करें, ठीक है। प्लस आपकी एक्यूरेसी कितनी है, कितने परसेंट आपके सही आ रहे हैं, ये स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप तक वीडियो पहुंचाने में बहुत सारा एफर्ट करना पड़ता है एससीएस की पूरी टीम को। कोशिश करें कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है हमको आप तक फ्री वीडियो, फ्री कंटेंट पहुंचाने में। अगर आप चाहते हैं कि हमारे फ्री इनिशिएटिव ऐसे ही लगातार चलते रहें, जैसे कि हम करंट अफेयर भी देते हैं, यूपी करंट भी देते हैं फ्री में, टेस्ट सीरीज भी देते हैं, पेड क्विज के भी वीडियो देते हैं, मेंस के भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देते हैं, तो ऑलमोस्ट यूपी पीसीएस का चाहे जो है हो, चाहे आरओ का एग्जाम हो, बीओ के लिए हो, यूपी पीएससी के जितने एग्जाम्स हैं उनके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में बहुत ही सफिशिएंट कंटेंट पड़ा हुआ है, आप उसको जरूर देखें। एक जरूरी सूचना है आप लोगों के लिए, बीईओ की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है, आरओ का प्री प्लस मेंस का सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है, यूपी पीसीएस 2026 का भी प्री का मेंस का सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप हमने जो है स्टार्ट कर दिया। आप इसको ज्वाइन करके पूरी तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं, प्री का कंप्लीट और पूरा कंप्लीट मेंस का, तो आपकी पूरी सिलेक्शन तक की तैयारी उससे हो जाती है। कहीं से और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ना करंट आपको बाहर से पढ़ना है, ना टेस्ट लगाने अलग से, ना पेड क्विज वगैरह, सब कुछ आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में ही मिलता रहेगा, जितना कि एग्जाम निकालने के लिए बेहद जरूरी है। यूपी पीसीएस 2024 का जो प्री वाला पेपर हुआ था वो ऐतिहासिक था, नए पैटर्न के हिसाब से था, लेकिन उसकी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने अपने स्टूडेंट को साल भर पहले से ही करा दी थी। इवन आरओ 2023 का या फिर आरओ 2021 का जब पैटर्न बदला था उसकी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में हम पहले ही पेड ग्रुप में पूरी करा चुके थे, ठीक है। इसीलिए यूपी पीसीएस 2024 के प्री में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के। इवन अगर आप प्री के क्वेश्चंस की बात करें, 150 क्वेश्चन जीएस में होते हैं जिससे कट ऑफ बनता है। कट ऑफ के लिए ज्यादा से ज्यादा 80, 85, 90 जो है आपको क्वेश्चन सही करने होते हैं नेट में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से यूपी पीसीएस 2024 में भी जो इतना कठिन पेपर था उसमें भी करीबन 120 क्वेश्चन आए थे, जो कट ऑफ निकालने से बहुत 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 ज्यादा थे। टेस्ट सीरीज के ये जो वीडियोस हैं, इनकी सीरीज पूरी चलती रहेगी, लगातार एक के बाद एक आपके पास वीडियो आते जाते रहेंगे। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, ठीक है। वीडियो को देखें, पूरा अटेम्प्ट करें और अपना कमेंट जरूर बताइए कितना स्कोर आ रहा है आपके। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस सेशन में हम सेक्शनल टेस्ट 28 को कवर करेंगे, जिसमें हम पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। अगर हम बात करें इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको मैच द फॉलोइंग को इसमें करेक्टली मैच करना है, जिसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है। अगर हम बात करें लिस्ट 1 की, तो इसमें आर्टिकल 14 दिया गया है, जो कि इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून के समक्ष समानता ये दर्शाता है। इसके साथ ही जो आर्टिकल 17 है ये अस्पृश्यता का अंत यानी कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 19 के अंतर्गत इसमें बोलने की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों को इसके अंतर्गत संरक्षण दिया गया है, यानी कि इसमें प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें आर्टिकल 20 की, तो इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है, यानी कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू द कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो अगर हम बात करें इसके आंसर के, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि फर्स्ट का 1, सेकंड का 2 और थर्ड का 4 एंड फोर्थ का 3। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि भारत का जो पहला विधि आयोग था 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में गठित किया गया था, यानी कि जो फर्स्ट लॉ कमीशन था इंडिया का, ये फॉर्म किया गया था 1834 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मैकाले। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग अलग संस्थाओं का निर्माण किया गया था, यानी कि इसमें क्रिएट
किए गए थे सेपरेट इंस्टीट्यूशन फॉर द लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के लिए। इसके साथ ही सिपाही विद्रोह या 1857 का जो विद्रोह है वह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी इसको कहा जाता है, यानी कि इसको फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो अगर हम बात करें तीनों ऑप्शंस की, तो तीनों ही ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सी 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि 1934 में भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के जो अग्रदूत थे वह एम.एन. रॉय ने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा का विचार सामने रखा, यानी कि जो आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वह इसके अंतर्गत फर्स्ट टाइम एम.एन. रॉय के द्वारा रखा गया, जो कि पायनियर थे कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर भारत के संविधान को तैयार करने के लिए एक संविधान सभा की मांग की। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया, जिसे 1940 के जो अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है, यानी कि ये जो डिमांड थी फाइनली एक्सेप्ट की गई प्रिंसिपल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इसके अंतर्गत, जिसे इसमें अगस्त ऑफर 1940 के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस की, तो इसमें जो तीनों ही ऑप्शंस है इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि 1942 में ब्रिटिश सरकार के जो कैबिनेट मंत्री और ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक मसौदा प्रस्ताव के साथ भारत आए थे, यानी कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत मंत्री और सदस्य थे, वह इसके अंतर्गत जो इंडिया में एक ड्राफ्ट प्रपोजल के साथ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन का उसके साथ भारत आए थे। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि जो क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि कैबिनेट मिशन की जो योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का इसके अंतर्गत गठन किया गया, जो कि कैबिनेट मिशन प्लान पर आधारित था। इसके साथ ही फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 में से 296 जो सीटें थी वह ब्रिटिश भारत और शेष 93 सीटें देसी रियासतों को इसके अंतर्गत आवंटित की गई थी, यानी कि जो 93 सीट्स थी वह प्रिंसली स्टेट के पास और जो 296 सीट्स थी वह ब्रिटिश इंडिया के पास इसमें एग्जेम्प्ट की गई थी। तो इसमें अगर हम बात करें ये जो चारों ही ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी 1, 2, 3 एंड 4। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने पहली बैठक का आयोजन 211 सदस्यों के साथ किया था, यानी कि जो फर्स्ट मीटिंग आयोजित की गई थी उसमें 211 मेंबर थे। इसके साथ ही अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन की, तो सबसे जो बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको ब्रिटिश परंपरा का पालन करते हुए विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष इसके अंतर्गत चुना गया। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि संविधान सभा की जो दूसरी बैठक जो 11 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके साथ ही फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि जो एस.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी को संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया और संविधान सभा के अंतर्गत 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस की, तो जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वह करेक्ट है, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन में जो बात की गई है कि जो ओल्डेस्ट मेंबर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जिनको इलेक्ट किया गया है टेम्परेरी स्पीकर ऑफ द असेंबली के रूप में, तो वह ब्रिटिश प्रैक्टिस के तहत नहीं बल्कि जो फ्रांसीसी जो प्रैक्टिस है यानी कि फ्रेंच प्रैक्टिस है उसके तहत उनको टेम्परेरी इसके अंतर्गत स्पीकर बनाया गया। तो ये जो ऑप्शन है इसके अंतर्गत इनकरेक्ट है और हमसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। इसके साथ ही अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें भी आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसके अंतर्गत पेश किया। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में 166 बैठक आयोजित की गई और संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण करते हुए 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसको पारित किया गया, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जो संविधान को जो पारित किया गया वह 26 नवंबर 1949 को किया गया। इसके साथ ही बेनेगल नरसिम्हा राव को इस संविधान सभा के संविधान सलाहकार के रूप में इसके अंतर्गत नियुक्त किया गया था, यानी कि जो बी.एन. राव थे उनको
अपॉइंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके साथ ही फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि 26 जनवरी 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया, यानी कि इसको एडॉप्ट किया गया, इनेक्ट किया गया और डेडिकेट किया गया पीपल ऑफ इंडिया के लिए। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में तो फर्स्ट 3 ऑप्शन इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन में बात की गई है कि 26 जनवरी 1949 को, तो 26 जनवरी 1949 को नहीं बल्कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा इसमें संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। तो ये ऑप्शन इसके अंतर्गत इनकरेक्ट है और हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा एडॉप्ट किया गया नेशनल फ्लैग को ऑन 22 जुलाई 1947 को। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में दिया गया है कि संविधान सभा ने 24 जनवरी 1949 को राष्ट्रीय गान, यानी कि इसके अंतर्गत जो नेशनल एंथम है हमारा, उसको इसके अंतर्गत अपनाया था। इसके साथ ही संविधान सभा ने 26 जनवरी 1949 को राष्ट्रीय गीत, यानी कि जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, उसको अपनाया। इसके साथ ही संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में इसके अंतर्गत चुना गया। अगर हम बात करें इन ऑप्शंस की, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंतर्गत करेक्ट है, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन में बात की गई है कि जो हमारा नेशनल एंथम है, इसको 24 जनवरी 1949 को नहीं बल्कि 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, तो ये ऑप्शन इसके अंतर्गत इनकरेक्ट है। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में जो बात की गई है कि संविधान सभा ने 26 जनवरी 1949 को राष्ट्रीय गीत, तो इसके अंतर्गत 24 जनवरी 1950 को इसमें राष्ट्रीय गीत, यानी कि जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, उसको 24 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। तो ये ऑप्शन भी इसके अंतर्गत इनकरेक्ट है और इसलिए इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है, जिसमें फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था उसको यूनिनमसली पास किया गया था 22 जनवरी 1947 को। बाद में उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की प्रस्तावना में इसके अंतर्गत चेंज कर दिया गया, यानी कि लेटर इसको कन्वर्ट कर दिया गया प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि 29 अगस्त 1947 को एक प्रस्ताव के द्वारा संविधान के स्वरूप, संरचना एवं चर्चा एवं निर्णय हेतु डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन इसके अंतर्गत किया गया, यानी कि 29 अगस्त 1947 को एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई और इसके जो चेयरमैनशिप दी गई वह डॉक्टर अंबेडकर को दी गई। इसके साथ ही फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि भारतीय संविधान का जो पहला मसौदा था, संवैधानिक सलाहकार BN राव के द्वारा मसौदा समिति को राय, चर्चा और बदलाव के लिए प्रस्तुत किया गया था, यानी कि जो फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था प्रेजेंट किया गया था टू द ड्राफ्टिंग कमेटी को बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर BN राव के द्वारा फॉर ओपिनियन, डिस्कशन एंड चेंजेस के लिए। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो इसमें जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं वह इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी 1, 2, 3 एंड 4। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न अवार्ड 31 मार्च 1990 को दिया गया था, यानी कि इन्होंने रिसीव किया था भारत रत्न अवार्ड 31 मार्च 1990 को। इसके साथ ही शंकरी प्रसाद का जो मामला था 1951 का, उसमें संपत्ति के अधिकार को कम करने वाले जो प्रथम संशोधन जो अधिनियम था 1951 के अंतर्गत, उसकी संवैधानिक वैधता को इसके अंतर्गत चुनौती दी गई थी, यानी कि इसके अंतर्गत जो राइट को कर्टेल कर रहा था, राइट टू प्रॉपर्टी को, तो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को इसके अंतर्गत चुनौती दी गई थी। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की जो शक्ति है वह संसद की धारा 368 में संशोधन करने की शक्ति में ये अंतर्निहित है, यानी कि इसके अंतर्गत जो इनहेरेंट पावर है आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, जिसके माध्यम से फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत भी अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। तो अगर हम बात करें इन तीनों ऑप्शंस की, तो तीनों ही ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा C, 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट।
इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि भारत के संविधान ने अपनी शक्तियां दुनिया के कई देशों के संविधानों और भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों से ली है। यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसकी जो पावर्स हैं फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड और प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। इसके साथ ही जो दल बदल विरोधी जो कानून वाली जो 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। यानी कि जो 10th शेड्यूल के अंतर्गत जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है, इसको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के माध्यम से जोड़ा गया था। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि भारत के संविधान पर सबसे बड़ा जो प्रभाव है वह उसकी भौतिक सामग्री का स्रोत यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 रहा है। यानी कि इसका जो ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस रहा है सोर्स ऑफ द मटेरियल ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का। तो अगर हम बात करें तो ये तीनों ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट हैं और हमसे इस पे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें भी आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि जो अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए भारत के संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची द्वारा विशेष प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। यानी कि जो स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं इसके अंतर्गत बाय द 5th एंड 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसके साथ ही भारतीय संविधान की अनुसूची 4 में आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्यों को छोड़कर अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। यानी कि जो शेड्यूल 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वह प्रोवाइड कराता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ द आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। इसके साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का जो प्रावधान है संविधान की 6ठी अनुसूची में दिया गया है। यानी कि जो प्रोविजन दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट ऑफ आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम के अंतर्गत ये 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत दिया गया है। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वह इसके अंतर्गत करेक्ट है, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन में दिया गया है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 4, तो भारतीय संविधान की अनुसूची 4 नहीं बल्कि भारतीय संविधान की अनुसूची 5 के अंतर्गत आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्यों को छोड़कर अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण इसके अंतर्गत उनके लिए प्रावधान किए गए हैं। तो ये इसके अंतर्गत इनकरेक्ट ऑप्शन है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। यानी कि जो हमारी प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि प्रख्यात जो न्यायविद एवं संवैधानिक विशेषज्ञ एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र यानी कि इंट्रोडक्शन कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि 1976 के जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता यानी कि इसके अंतर्गत इसमें जो 3 न्यू वर्ड्स सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके साथ ही फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि आर्टिकल 1 के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का ये संघ होगा। यानी कि जो इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। तो अगर हम बात करेंगे जो चारों ही स्टेटमेंट इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी 1, 2, 3 एंड 4। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैच द फॉलोइंग इसके अंतर्गत करेक्टली मैच करनी है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि जो आर्टिकल 23 है जिसमें बलात्, श्रम एवं मानव के दुर्व्यवहार का इसके अंतर्गत निषेध किया गया है। यानी कि प्रोविजन ऑफ फोर्स्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इसके अंतर्गत निर्धारण किया गया है। इसके साथ ही जो आर्टिकल 24 है इसमें कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध यानी कि प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज का प्रोविजन इसके अंतर्गत किया गया है। इसके साथ ही आर्टिकल 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम है इसमें मैनेज रिलीजियस फंक्शंस के लिए। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें डी ऑप्शन की आर्टिकल 29, तो इसमें अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज का इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है। तो अगर हम बात करें इसमें मैच द फॉलोइंग की, तो इसमें
इसमें जो फर्स्ट का फर्स्ट आंसर है, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड और फोर्थ का फोर्थ इसके अंतर्गत करेक्ट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी इसके अंतर्गत। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि जो टीटी कृष्णाचारी ने भारत के इमरजेंसी प्रावधानों को, यानी कि जो आपातकालीन जो प्रावधान है उनको संवैधानिक तानाशाही इसके अंतर्गत माना, यानी कि जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप इन्होंने कहा। इसके साथ ही जो हृदयनाथ कुंजरू हैं उन्होंने भारत के जो आपातकालीन प्रावधानों को राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता पर खतरा माना, यानी कि उन्होंने कहा कि जो इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ इंडिया है एक थ्रेट है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट के लिए। इसके साथ ही सर अलारी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा भारत के जो आपातकालीन प्रावधान है वह संविधान की प्राण वायु इन्होंने बताया, यानी कि ये लाइफ ब्लड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। इसके साथ ही महावीर त्यागी के द्वारा जो हमारे आपातकालीन प्रावधान है उसको सुरक्षा वाल्व के रूप में उन्होंने इसकी तुलना की, यानी कि उन्होंने इसको एक सेफ्टी वाल्व के रूप में बताया। तो अगर हम बात करें चारों ऑप्शंस की, तो चारों ही ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी 1 2 3 एंड 4। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि जो उल्फा का जो संबंध है वह उग्रवादी संगठन असम राज्य से संबंधित है, यानी कि जो उल्फा जो संगठन है ये इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है असम स्टेट की। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि इसका जो पूरा नाम है अल्फा का वह है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि इस संगठन का जो उद्देश्य है कि सैन्य संघर्ष के जरिए संप्रभु समाजवादी आसाम, यानी कि इसके अंतर्गत सॉवरेन सोशलिस्ट आसाम का इसके अंतर्गत उसको एस्टैब्लिश करना। इसके साथ ही परेश बरुआ तथा अन्य के द्वारा वर्ष 1979 में इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि ईयर 1979 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, इसको फाउंडेड किया गया था परेश बरुआ और अदर्स के द्वारा। तो अगर हम बात करें चारों ऑप्शंस की, तो चारों ही ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी 1 2 3 एंड 4। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि पीपल्स वॉर ग्रुप, यानी कि जो पीडब्ल्यूजी ग्रुप है, इस तरीके का जो आतंकवादी संगठन की जो स्थापना है 22 अप्रैल 1980 को आंध्र प्रदेश के कोंडापल्ली सीतारमैया नाम के एक नक्सली नेता के द्वारा की गई थी, यानी कि एक नक्सलाइट लीडर था जिसका नाम था कोंडापल्ली सीतारमैया, तो उसके द्वारा इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया गया था। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि भारत के संदर्भ में जो नागरिकता की अवधारणा है ये ब्रिटेन से प्रेरित है, जहां पर एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका के अंतर्गत ड्यूअल सिटीजनशिप दी जाती है। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि जो आर्टिकल 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की इसके अंतर्गत शक्ति प्रदान की गई है। अंडर द आर्टिकल 11 ऑफ द पार्लियामेंट को इसके अंतर्गत इसमें पावर दी गई है कि वह इसके रिगार्डिंग इसमें जो सिटीजनशिप है इसके रिगार्डिंग लॉ का निर्माण कर सकती है। इसके साथ ही फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि यदि किसी ने भारत में नागरिक जन्म से या विदेश में जन्म लेने के पश्चात भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली हो तो ऐसे में वह राष्ट्रपति बनने के योग्य होता है, यानी कि इसमें जो सिटीजनशिप है जो कि एक्वायर्ड अगर इंडियन सिटीजनशिप है बाय द बर्थ या आफ्टर बीइंग बोर्न अब्रॉड, तो इसके अंतर्गत वह एलिजिबल होता है टू बिकम द प्रेसिडेंट। तो अगर हम बात करें तो चारों ही ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी 1 2 3 एंड 4। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव इसके अंतर्गत निषिद्ध है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस इसके अंतर्गत इसमें प्रोहिबिट किया गया है। इसके साथ ही आर्टिकल 11 ऑफ द के अंतर्गत संसद को कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने का इसके अंतर्गत अधिकार दिया गया है, यानी कि आर्टिकल 11 के अंतर्गत कोई लॉ बनाया जा सकता है सिटीजनशिप से संबंधित पार्लियामेंट के द्वारा। इसके साथ ही संविधान के भाग 2 के अंतर्गत भारत को इसको मैग्ना कार्टा कहा गया है क्योंकि इसमें न्याय योग्य मौलिक अधिकारों की एक लंबी और विस्तृत सूची इसके अंतर्गत शामिल की गई है, यानी कि पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा गया है क्योंकि ये लॉन्ग एंड डिटेल लिस्ट इसके अंतर्गत जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट्स की इसके अंतर्गत दी गई है। इसके साथ ही फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि जो नागरिकता है संविधान के तहत संघ सूची में सूचीबद्ध और इस प्रकार ये संसद के विशेष क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है, यानी कि जो सिटीजनशिप है ये यूनियन लिस्ट के अंतर्गत है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और इसके अंतर्गत ये एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन ऑफ द पार्लियामेंट के अंतर्गत ये आती है। तो अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है संविधान के भाग 2 में नहीं बल्कि पार्ट 3 के अंतर्गत इसमें भारत को इसको मैग्ना कार्टा कहा गया है क्योंकि इसमें जो जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट्स की एक लंबी और डिटेल सूची इसके अंतर्गत शामिल की गई है। तो ये ऑप्शन इसके अंतर्गत इनकरेक्ट है और हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको मैच द फॉलोइंग करेक्टली मैच करनी है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है समता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वालिटी, तो इसका जो प्रावधान दिया गया है वह दिया गया है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक।
जिसके अंतर्गत समानता का अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही बी में बात की गई है स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम की, तो इसका जो प्रावधान किया गया है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक किया गया है। इसके साथ ही शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है यानी कि राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन है, इसका जो प्रावधान किया गया है आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक किया गया है। इसके साथ ही धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की अगर हम बात करें तो इसका जो प्रावधान किया गया है वह आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक किया गया है। तो अगर हम बात करें इस जो कोड दिया गया है करेक्ट कोड की अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इसके अंतर्गत बी। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि 1925 में तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड के द्वारा इसमें कांग्रेस को संविधान बनाने की इसके अंतर्गत चुनौती दी, जिसके जवाब में 8 सदस्यीय नेहरू समिति का गठन किया गया था। यानी कि 1925 में सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो लॉर्ड बर्किनहेड थे, इनके द्वारा चैलेंज किया गया कांग्रेस को कि वे ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर सके जिसके रिस्पॉन्स पे 8 मेंबर नेहरू कमेटी के इसके अंतर्गत फॉर्म की गई थी। इसके साथ ही जो नेहरू समिति थी 28 अगस्त 1928 को अपनी समीक्षा इनके द्वारा प्रस्तुत की गई। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि नेहरू समिति के जो अध्यक्ष थे वे मोतीलाल नेहरू और सचिव इसके अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू थे। इसके साथ ही फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि जो नेहरू समिति वर्ष 1943 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने के पक्ष में थी। यानी कि जो नेहरू कमेटी थी इसकी जो रिपोर्ट पब्लिश की गई थी 1943 में, जो कि फेवर कर रही थी इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत। तो अगर हम बात करें ऑप्शंस की तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन इसके अंतर्गत करेक्ट हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसमें फोर्थ ऑप्शन की तो नेहरू समिति इसके अंतर्गत जो पेश की गई थी इसकी सिफारिशें वे 1928 में की गई थी, ना कि वर्ष 1943 में। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग ऑप्शन है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इसके अंतर्गत डी। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो इसमें भी आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि आर्टिकल 20 एवं आर्टिकल 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करने की जो शक्ति है वह राष्ट्रपति को आर्टिकल 359 के अंतर्गत दी गई है। यानी कि आर्टिकल 359 के अंतर्गत आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर अन्य जो फंडामेंटल राइट है उनको सस्पेंड किया जा सकता है। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी को इसमें मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर आर्टिकल 300A के अंतर्गत इसमें कानूनी अधिकार यानी कि उसको एक लीगल राइट बना दिया गया। तो अगर हम बात करें इन तीनों ऑप्शंस की तो तीनों ही ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा C 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि 18 अगस्त 2010 को मध्य प्रदेश सेवा का जो अधिकार है इस अधिनियम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। यानी कि जो मध्य प्रदेश हैड बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंप्लीमेंट द राइट टू सर्विस एक्ट। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि 25 जुलाई 2011 को बिहार सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला देश का दूसरा स्टेट बना। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल की जो प्रक्रिया के दौरान आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को गारंटीकृत जो इसके अंतर्गत अधिकार दिए गए हैं उनको छोड़कर सभी अधिकारों को इसके अंतर्गत निलंबित किया जा सकता है। यानी कि इसमें जो गारंटेड किए गए हैं आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एक तरीके से उनको छोड़कर अन्य जो अधिकार हैं उनको सस्पेंड इसके अंतर्गत किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें इसमें जो तीनों ही ऑप्शंस दिए गए हैं बेस्ट के अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा C 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि जो ग्रेनविल ऑस्टिन ने निदेशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा। यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और जो राइट्स दिए गए हैं ये बेसिक स्पिरिट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में 1980 के जो मिनर्वा बिल जो केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और जो निर्देशक सिद्धांत है इनके बीच में एक संतुलन है। यानी कि ये बैलेंस निर्धारित करता है बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में। इसके साथ ही संवैधानिक सलाहकार सर BN राव ने निदेशक सिद्धांत को राज्य अधिकारियों के लिए एक नैतिक आवश्यकताओं और शैक्षिक मूल्य वाला बताया। यानी कि इन्होंने डिस्क्राइब किया DPSPs को एज हैविंग द मोरल रिक्वायरमेंट्स एंड एजुकेशनल वैल्यूज फॉर द स्टेट अथॉरिटीज के लिए। तो अगर हम बात करें तो तीनों ही ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा C 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट।
इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं, यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन से लिए गए हैं। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया था, यानी कि जो रिकमेंडेशन दी गई थी वह सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा दी गई थी। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि वर्तमान में जो आर्टिकल 51A है उसके तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है, जबकि मूल संविधान में इनकी संख्या 10 थी। इसके साथ ही फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि जो 11वां जो मूल कर्तव्य 2002 के 83वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसके अंतर्गत जोड़ा गया था। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस की, तो जो फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है कि जो 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी वह इसके अंतर्गत 83 नहीं बल्कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के माध्यम से हमारे संविधान में जोड़ी गई। तो ये ऑप्शन इसके अंतर्गत इनकरेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इसके अंतर्गत डी। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और संरक्षण का मौलिक कर्तव्य तीसरे स्थान पर रखा गया है, यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द प्रिजर्व द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज प्लेस्ड एट द थर्ड प्लेस इन 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के भाग 4A में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया, यानी कि पार्ट 4A के रूप में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के माध्यम से जोड़े गए। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि आर्टिकल 87 के अंतर्गत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संबंध में इसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं, यानी कि आर्टिकल 87 में इसमें स्पेशल एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में प्रोविजन किया गया है। तो अगर हम बात करें ये जो तीनों ही ऑप्शंस दिए गए हैं बेस के अंतर्गत करेक्ट हैं, पर हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको ये बताना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में यानी कि इलेक्टोरल कोलाज ऑफ द प्रेसिडेंट के अंतर्गत कौन से सदस्यों का इसके अंतर्गत चयन करना होता है, यानी कि कौन कौन से सदस्य इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो फर्स्ट में दिया गया है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इसके साथ ही सेकंड में दिया गया है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके साथ ही थर्ड में दिया गया है दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों की जो भी विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य, यानी कि जो यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स। तो अगर हम बात करें तो ये जो तीनों ही मेंबर्स इसके अंतर्गत शामिल होते हैं इसके इलेक्टोरल कोलाज में, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि आर्टिकल 66 सब क्लॉज 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 66 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत जो वाइस प्रेसिडेंट है इलेक्ट किया जाता है बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कोलाज, जिसके अंतर्गत मेंबर्स होते हैं ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से। इसके साथ ही इसमें जो संविधान के आर्टिकल 66 सब क्लॉज 3 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र है और यदि वह भारत का नागरिक है तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और राज्यों की परिषद के सदस्यों के रूप में चुनाव के लिए वह योग्य है, तो वह इसके अंतर्गत एलिजिबिलिटी बताई गई है वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति राज्य परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है, यानी कि ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा का, और उसके पास कोई अन्य लाभ का पद इसके अंतर्गत नहीं होता, यानी कि उसने कोई भी होल्ड नहीं किया हो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को। तो अगर हम बात करें तीनों ऑप्शंस की, तो तीनों ही ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नन ऑफ दीस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता चुना जाता है, यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर को, और उस पर्सन को किया जाता है जो कि लीडर ऑफ द पार्टी होता है जिसको मेजोरिटी प्राप्त होती है लोकसभा के अंतर्गत। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि अपनी नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री के लिए किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री को इसके जो पद पर नियुक्त होने के 6 महीने के भीतर उन्हें किसी भी
भी सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना आवश्यक होता है, अदरवाइज उसको 6 माह बाद वह अपने पद पर नहीं रह सकता। यानी कि 6 मंथ तक किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना वह इसके अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर के पद को धारण कर सकता है। इसके साथ ही वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान जो परिषद है, यानी कि जो इसमें जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल जो रिसर्च है, इसका जो चेयरमैन होता है वह इसके अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर होता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के जो प्रधान या जो अध्यक्ष होते हैं वह इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री होते हैं। यानी कि हेड और जो चेयरमैन होते हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के, वह इसके अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो अगर हम बात करें ये चारों ही ऑप्शन इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3 एंड 4। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद की जो शपथ है वह राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है, यानी कि इसको जो स्वर्ण दिलवाई जाती है इनटू ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट और पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। इसके साथ ही सेकंड में कहा गया है कि आर्टिकल 66 सब क्लॉज 3 के अनुसार उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र होने के लिए एक व्यक्ति को राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, यानी कि इसमें एलिजिबल होना चाहिए फॉर द इलेक्शन एज द वाइस प्रेसिडेंट, जो कि क्वालिफाइड होता है फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए। इसके साथ ही राष्ट्रपति को राज्यसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा इसको हटाया जा सकता है, जिस पर लोकसभा की सहमति इसके अंतर्गत अनिवार्य होती है, यानी कि इसको रिमूव किया जा सकता है बाय द रिजोल्यूशन पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द राज्यसभा व्हिच मस्ट बी एग्रीड बाय द लोकसभा। तो अगर हम बात करें तीनों ही ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा C 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि आर्टिकल 75 सब क्लॉज 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा, यानी कि जो प्रेसिडेंट है अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर को और इसके अंतर्गत अपॉइंट करेगा अदर मिनिस्टर को ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के आधार पर। इसके साथ ही इसमें जो 75 सब क्लॉज 1 का के अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की जो कुल संख्या है लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से ये अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये शैल नॉट एक्सीड द 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द लोकसभा के अंतर्गत। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि आर्टिकल 74 सब क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, यानी कि इसके अंतर्गत एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसका जो प्रधान होगा जो कि एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर इसके अंतर्गत होगा। तो अगर हम बात करें तो तीनों ही ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा D 1, 2 एंड 3। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट ऑप्शन की, तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि 1991 की औद्योगिक नीति उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण यानी कि एलपीजी पर आधारित है, यानी कि ये जो पॉलिसी है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पर आधारित है। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि जो पीवी नरसिम्हा राव हैं दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले लीडर थे। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि संविधान के अनुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। इसके साथ ही फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि किसी भी विषय पर एक विस्तृत और आधिकारिक बयान भारत सरकार या उसके किसी मंत्रालय द्वारा श्वेत पत्र के रूप में जारी किया जाता है, यानी कि इसमें जो डिटेल और ऑफिशियल जो स्टेटमेंट होता है ऑन एनी सब्जेक्ट जो कि इशू किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी ऑफ इट्स मिनिस्ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ द व्हाइट पेपर के रूप में। तो अगर हम बात करें चारों ही ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा D 1, 2, 3 एंड 4। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि आर्टिकल 76 सब क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने वाला योग्य व्यक्ति को भारत का अटॉर्नी जनरल यानी कि इसके अंतर्गत अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महान्यायवादी बना सकता है। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि आर्टिकल 76 सब क्लॉज 2 के अनुसार जो महान्यायवादी होता है उसका ये कर्तव्य होगा कि वह ऐसे कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह दे और कानूनी, विधिक और स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति समय समय पर उसे निर्देश दे या उसे सौंपे, यानी कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 76 सब क्लॉज 2 के अनुसार उसकी ड्यूटी होगी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की एडवाइस दे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसे लीगल मैटर्स पर या ऐसे अदर ड्यूटीज को वह परफॉर्म करे जो कि लीगल कैरेक्टर के होंगे और जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा उसको टाइम टू टाइम इसको डायरेक्ट और असाइन किए जाएंगे। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि आर्टिकल 76 सब क्लॉज 4 के अनुसार जो महान्यायवादी है वह राष्ट्रपति की मर्जी तक पद पर बने रहेंगे और राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित जो पारिश्रमिक है वह इसके अंतर्गत प्राप्त करेंगे, यानी कि इनकी जो रेम्युनरेशन ये प्राप्त करेंगे वह प्रेसिडेंट के द्वारा निर्धारित जो रेम्युनरेशन होगा वह इसके द्वारा प्राप्त किया जाएगा। तो अगर हम बात करें इसमें जो तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं वह इसके अंतर्गत करेक्ट हैं और हमसे पूछा गया है इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कैग से संबंधित कुछ विकल्प दिए गए हैं, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है।
अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की तो उसके सिद्ध कदाचार या अक्षमता के अनुसार यानी कि उसके मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित जो प्रस्ताव है उसके द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि इसको लोक लेखा समिति यानी कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसका आंख एवं कान यानी कि आईज एंड ईयर उसको कहा जाता है। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि वह राष्ट्रपति को 3 ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करता है यानी कि विनियोग खातों पर ऑडिट रिपोर्ट यानी कि इसके अंतर्गत ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके साथ ही इसमें वित्त खातों पर ऑडिट रिपोर्ट यानी कि ऑडिट रिपोर्ट ऑन द फाइनेंस अकाउंट, इसके साथ ही इसमें जो सार्वजनिक उपक्रमों पर इसमें ऑडिट रिपोर्ट यानी कि ऑडिट रिपोर्ट ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग्स इनके द्वारा प्रेजेंट की जाती है प्रेसिडेंट के समक्ष। तो अगर हम बात करें ये तीनों ही ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी 1 2 एंड 3 आर करेक्ट। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि एक सत्र की समाप्ति और अगले सत्र की जो शुरुआत के बीच की जो अवधि होती है उसको इसके अंतर्गत रेसेस कहा जाता है। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि संसद के एक सत्र में कई बैठकें होती हैं और प्रत्येक बैठक में 2 सत्र होते हैं। सुबह की बैठक जो होती है सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर की जो बैठक होती है दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक इसके अंतर्गत कंडक्ट की जाती है। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि जो संसद की बैठक में इसमें जो स्थगन या अनिश्चित काल के लिए या सत्रावसान या जो विघटन होता है लोकसभा के मामले में इसके द्वारा यह समाप्त की जा सकती है यानी कि जो सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट है इसको एंड किया जा सकता है बाय द एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइन बाय और बाय द प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन के माध्यम से। इसके साथ ही फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि जो स्थगन किसी बैठक के कार्य को एक निश्चित अवधि के लिए निलंबित कर देता है जो कुछ घंटे या दिन या सप्ताह ये हो सकती है यानी कि जो एडजर्नमेंट है ये सस्पेंड कर देता है बिजनेस ऑफ अ सिटिंग फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो कि फ्यू आवर्स डे या ये वीक की ये हो सकती है। तो अगर हम बात करें ऑप्शंस की तो जो सेकंड ऑप्शन में दिया गया है कि संसद के एक सत्र में कई बैठकें होती हैं जिसमें इसमें सुबह की जो बैठक होती है 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होती है लेकिन जो दोपहर की जो बैठक होती है वह 2 बजे से शाम 6 बजे तक होती है ना कि 5 बजे तक। तो ये ऑप्शन इसके अंतर्गत इनकरेक्ट है और हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि संविधान की जो चौथी अनुसूची में राज्यसभाओं के लिए इसके अंतर्गत राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन इसके अंतर्गत वर्णन किया गया है यानी कि जो फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये डिस्क्राइब करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा एमंग द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए जो मनोनीत सदस्य हैं वह व्यक्ति होते हैं जिनके पास साहित्य विज्ञान कला सामाजिक सेवा और विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव इससे संबंधित होता है यानी कि इनकी जो नॉलेज और जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए लिटरेचर साइंस आर्ट एंड सोशल सर्विस से संबंधित। इसके साथ ही राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का जो निर्वाचन है उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है यानी कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट के माध्यम से उनका निर्वाचन किया जाता है। इसके साथ ही फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि राज्यसभा के सदस्य होने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वह 35 ईयर होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें ऑप्शंस के बारे में तो जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 35 ईयर, तो जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट इसके लिए है वह है 30 ईयर। तो ये ऑप्शन इसके अंतर्गत इनकरेक्ट है और हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि यदि लोकसभा में समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होता तो राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्यों को इसके अंतर्गत नॉमिनेट कर सकता है। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि आर्टिकल 84 सब क्लॉज 1B के अनुसार राज्य परिषद के लिए चुनाव लड़ने वाले जो व्यक्ति की न्यूनतम आयु है ये 30 ईयर से ये कम नहीं होनी चाहिए और लोकसभा की सीट के लिए 25 वर्ष से ये कम नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि आपातकालीन स्थिति में यानी कि इमरजेंसी की सिचुएशन में संसद का जो कार्यकाल है एक बार में अधिकतम 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है यानी कि मैक्सिमम इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 1 ईयर एट अ टाइम। अगर हम बात करें इसमें फर्स्ट ऑप्शन की तो इसमें जो एंग्लो इंडियन के जो नॉमिनेशन के लिए जो प्रावधान था उसको इसके अंतर्गत समाप्त कर दिया गया है। तो अब इस तरीके का जो नॉमिनेशन इसमें प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं किया जा सकता यानी कि जो अपॉइंट किया जाता था इसमें जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के सदस्यों को, तो ये प्रावधान अब समाप्त कर दिया गया है। तो हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इसके अंतर्गत ए। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि जो चंडीगढ़ सिक्किम मिजोरम नागालैंड एंड पुडुचेरी और दादर और नागर हवेली में केवल एक लोकसभा सीटें इसके अंतर्गत हैं। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है त्रिपुरा गोवा मेघालय मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में प्रत्येक में इसमें 2 लोकसभा सीटें इसके अंतर्गत निर्धारित की गई हैं। इसके साथ ही 2016 में जो परिसीमन के बाद मतदाताओं की संख्याओं की दृष्टि से इसमें उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है। इसके साथ ही
फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के जो चुनाव हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति यानी कि इसमें जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो मेथड है उसके आधार पर इसको करवाया जाता है। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में तो जो फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है कि 2016 में लागू परिसीमन के बाद, तो ये 2016 में नहीं बल्कि 2008 में जो लागू परिसीमन के बाद मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र है वह इसके अंतर्गत गाजियाबाद क्षेत्र है। तो ये ऑप्शन इसके अंतर्गत इनकरेक्ट है और हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो इसमें भी आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि कोई संसद सदस्य जब 60 दिनों तक सदन में बिना सूचित किए बिना अगर एब्सेंट रहता है तो उसकी जो सदस्यता है वह इसके अंतर्गत टर्मिनेट की जा सकती है। इसके साथ ही आर्टिकल 253 के अनुसार अंतरराष्ट्रीय संधियों को पूरा या उसके अंतर्गत भारत या उसके किसी भाग पर लागू करने के लिए संसद किसी भी राज्य की सहमति के बिना राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। यानी कि इसमें जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं उसको होल इंडिया या किसी उस पार्ट पर लागू करने के लिए स्टेट लिस्ट पर इसके अंतर्गत कानून बनाया जा सकता है। इसके साथ ही आर्टिकल 109 सब क्लॉज 1 के अनुसार जो धन विधेयक है वह लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। यानी कि जो मनी बिल है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, नॉट द राज्यसभा के अंतर्गत। तो अगर हम बात करें तो ये तीनों ही ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसमें जो पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो इसमें आपको इनका करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में आपसे कहा गया है कि जो आर्टिकल 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त सत्र होता है यानी कि इसमें जो ज्वाइंट सिटिंग है उसको आयोजित किया जाता है, और जब किसी विधेयक पर विचार करने और पारित करने में दोनों सदनों के अगर बीच में कोई मतभेद हो जाता है तो उस दौरान ज्वाइंट सिटिंग का इसके अंतर्गत प्रावधान किया जा सकता है। इसके साथ ही आर्टिकल 118 सब क्लॉज 4 के अनुसार जो लोकसभा अध्यक्ष है संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसको वह प्रिसाइड करता है। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि साधारण विधेयकों और वित्तीय विधेयकों के संबंध में संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठकें हैं यानी कि इसके अंतर्गत जो भी ज्वाइंट सिटिंग्स हैं वह इसके अंतर्गत आयोजित की जाती हैं। इसके साथ ही फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि लोकसभा द्वारा जो पारित धन विधेयक है राज्यसभा द्वारा भी पारित माना जाता है यदि राज्यसभा द्वारा 14 दिनों तक उसमें कार्रवाई नहीं की जाती। यानी कि जो मनी बिल है पास मान लिया जाता है लोकसभा, जो कि एक माना जाता है कि इसको राज्यसभा के द्वारा भी पास हो गया है अगर 14 डे तक अगर उस पर वह कोई भी एक्शन नहीं लेता है। तो अगर हम बात करें तो ये चारों ही ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी 1, 2, 3 एंड 4। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदनों को उनके सदस्यों की शक्तियां और विशेष अधिकार और उन्मुक्तियां निर्धारित करता है। यानी कि जो इसके अंतर्गत जो पावर्स हैं, प्रिविलेजेस हैं और जो इम्यूनिटीज हैं हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और उसके मेंबर्स की, तो वह आर्टिकल 105 में निर्धारित की गई है। इसके साथ ही भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 248 है उसके अंतर्गत जो अवशिष्ट विधायी शक्ति यानी कि इसके अंतर्गत रेसिडुअरी लेजिस्लेटिव पावर इसके अंतर्गत निर्धारित की गई है पार्लियामेंट की। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में यदि कोई विधेयक संशोधन सहित दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में आर्टिकल 108 के तहत प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के यानी कि जो प्रेजेंट एंड वोटिंग की कुल संख्या के साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो उसे इसके अंतर्गत दोनों सदनों से पारित माना जाता है। तो अगर हम बात करें तो तीनों ही ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि आर्टिकल 89 सब क्लॉज 1 के अनुसार जो राज्यसभा का सभापति होता है वह इसके अंतर्गत वाइस प्रेसिडेंट होता है। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 266 सब क्लॉज 1 के अनुसार समेकित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही इसमें जो थर्ड ऑप्शन में 266 सब क्लॉज 2 के अनुसार इसमें सार्वजनिक लेखांकन यानी कि इसमें पब्लिक अकाउंटिंग का इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि यानी कि कंटेंजेंसी फंड का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। तो अगर हम बात करें चारों ही ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 3 एंड 4। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि जो 61 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अधिनियम है 1989 का, इसके द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में इसके अंतर्गत जो मतदान की आयु थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, जो कि 28 मार्च 1989 से इसको लागू किया गया। इसके साथ ही अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन की तो आर्टिकल 54 सब क्लॉज 1 के अनुसार इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वह इलेक्टोरल कोलाज का इसके अंतर्गत पार्ट होते हैं और इसमें नॉमिनेट मेंबर जो होते हैं वह इसके अंतर्गत शामिल नहीं होते। इसके साथ ही आर्टिकल 66 सब क्लॉज 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसके अंतर्गत भाग लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये तीनों ही ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपयुक्त सभी।
इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम यानी कि जो मीसा अधिनियम है वर्ष 1971 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था, यानी कि जो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट है इसको पास किया गया था बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन 1971 में। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में दिया गया है कि इस अधिनियम ने समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है, यानी कि एसेंशियल सप्लाईज एंड सर्विसेज फॉर द कम्युनिटी का जो प्रावधान है उनके मेंटेनेंस का प्रावधान है इसके अंतर्गत किया गया है। इसके साथ ही ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बनाया गया कानून है। इसके साथ ही फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि इसे 1977 में कांग्रेस सरकार के द्वारा इसको रिपील कर दिया गया था, यानी कि इसको निरस्त कर दिया गया था। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है कि इसको 1977 में कांग्रेस सरकार के द्वारा, तो ये कांग्रेस सरकार के द्वारा नहीं बल्कि जो इमरजेंसी के बाद जनता सरकार जो चुनकर आई थी उसके द्वारा इसको रिपील कर दिया गया था। तो इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इसके अंतर्गत डी। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि जो घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम है 2005 यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005 का, उसको 26 अक्टूबर 2006 को इसको लागू किया गया था। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचारण निवारण अधिनियम 1989 को भारत में 30 जनवरी 1990 को लागू किया गया था, यानी कि जो स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज जो एक्ट है 1989 का, इसको इनेक्ट किया गया था इन इंडिया में 30 जनवरी 1990 को। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 में जम्मू कश्मीर राज्य के अतिरिक्त संपूर्ण भारत पर 25 अक्टूबर 1980 को इसको लागू किया गया था, यानी कि जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट है 1980, तो एक्सेप्ट टू द जम्मू एंड कश्मीर ये पूरे भारत में ये 1980 में लागू किया गया था। तो अगर हम बात करें तो इसमें जो तीनों ही ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि इसका जो डी ऑप्शन इसके अंतर्गत करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट है जो कि 2010 का, इसके द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का इसको एस्टैब्लिश यानी कि इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में दिया गया है कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम है 2005 का, उसको 12 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था, यानी कि इसको इनेक्ट किया गया था अक्टूबर 12, 2006 को। इसके साथ ही इसमें थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि जो नमित शर्मा बनाम जो भारत संघ बात है 13 सितंबर 2012 का, उसको सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से ये संबंधित है, यानी कि जो केस है नमित शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, ये रिलेटेड है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 से संबंधित। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस की, तो जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम है 2005 को 12 अक्टूबर 2006 को नहीं बल्कि 12 अक्टूबर 2005 को इसको लागू किया गया था, तो ये ऑप्शन इसके अंतर्गत इनकरेक्ट है और हमसे पूछे गए हैं करेक्ट ऑप्शन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी ओनली 1 एंड 3। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है यानी कि जो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की जो अपॉइंटमेंट है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह पर की जाती है। इसके साथ ही इसमें बात की गई है थर्ड ऑप्शन में सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश के पद हेतु संविधान में जो न्यूनतम आयु का इसके अंतर्गत जो मिनिमम एज की जो एलिजिबिलिटी है इसके अंतर्गत उसका उल्लेख नहीं किया गया है। इसके साथ ही फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वह मुख्य न्यायाधीश को त्याग पत्र प्रस्तुत कर अपना पद त्याग सकते हैं, यानी कि ये सबमिट कर सकते हैं इनका रेजिग्नेशन टू द चीफ जस्टिस को इसके अंतर्गत। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो जो फोर्थ ऑप्शन में बात की गई है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं यानी कि जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैं ये रिजाइन कर सकते हैं अपनी पोस्ट से बाय सबमिटिंग देयर रेजिग्नेशन टू द चीफ जस्टिस को नहीं बल्कि प्रेसिडेंट को इसलिए अपना इस्तीफा सौंपकर ये अपने पद मुक्त हो सकते हैं। तो इसमें हमसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, इसलिए इसका जो आंसर है वह इसके अंतर्गत डी हो जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 13 जुलाई 2005 को अपने फैसले में अवैध प्रवासी ट्रिब्यूनल द्वारा जो निर्धारित अधिनियम है 1983 को संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत असंवैधानिक घोषित कर दिया, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें जो जजमेंट जो कि डिलीवर किया गया था 13 जुलाई 2005 को, इसमें जो इलीगल माइग्रेंट जो कि डिटर्मिनेशन बाय द ट्राइब्यूनल एक्ट 1983 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत।
अंतर्गत। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की जो आयु है वह इसके अंतर्गत 65 वर्ष है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय के लिए जो रिटायरमेंट एज है इसके जजेस के लिए वह 62 ईयर्स है। इसके साथ ही फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि जो भारत के कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 124 के तहत इसके अंतर्गत की जाती है। तो अगर हम बात करें ऑप्शंस के बारे में तो इसमें जो फर्स्ट 3 ऑप्शंस हैं इसके अंतर्गत करेक्ट है, लेकिन इसमें जो बात की गई है फोर्थ ऑप्शन की जो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इनकी जो नियुक्ति की जाती है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 126 के तहत की जाती है, न कि आर्टिकल 124 के तहत। तो ये ऑप्शन इसके अंतर्गत इनकरेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, केवल 1, 2 एंड 3। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपए का वेतन मिलता है और सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको 2.5 लाख रुपए तक का वेतन इसके अंतर्गत मिलता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें सेकंड ऑप्शन की तो आर्टिकल 127 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सत्र के लिए न्यायाधीशों का जो कोरम पूरा करने के लिए राष्ट्रपति की जो पूर्व सहमति से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा तदर्थ न्यायाधीश यानी कि एडॉक जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विद द प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि आर्टिकल 143 के तहत जिसमें राष्ट्रपति विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय से इसमें परामर्श यानी कि इसमें एडवाइजरी ले सकता है। तो अगर हम बात करें तीनों ऑप्शंस की तो तीनों ही ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, 1, 2, 3 आर करेक्ट। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2025 में दिल्ली में कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित एक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता करार दिया, यानी कि उन्होंने इसको पैरेट इन केज कहा। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने करीब 12 साल पहले 2013 के अंतर्गत कोयला घोटाले पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा था। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार विधि के शासन की अवधारणा है, यानी कि इसके अंतर्गत जो जुडिशियल रिव्यू का जो बेसिस है वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ है। इसके साथ ही फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि जो भारतीय संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है वह सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस की तो जो फर्स्ट ऑप्शन में बात की गई है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2025 में, तो वर्ष 2025 में नहीं बल्कि 2024 के अंतर्गत इसके अंतर में दिल्ली में कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित एक मामले में सीबीआई को इसमें पैरेट इन केज कहा, यानी कि उसे एक पिंजरे में बंद तोता बताया। तो ये ऑप्शन इसके अंतर्गत इनकरेक्ट है, बाकी के जो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, 2, 3 एंड 4। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि संसद के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का जो अधिकार है वह सर्वोच्च न्यायालय को इसके अंतर्गत है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको पावर है कि इसके अंतर्गत एक्सटेंड कर सकता है वह जुरिसडिक्शन ऑफ द पार्लियामेंट को। इसके साथ ही जो जनहित याचिका है यानी कि जो पीआईएल जो शब्द की उत्पत्ति है वह यूनाइटेड स्टेट से हुई है। इसके साथ ही जो पीआईएल जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में इसको दायर किया जा सकता है। इसके साथ ही फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि देश की जो किसी न्यायालय में चल रहा है जो मामला या बात को अन्यत्र भेजने का जो अधिकार है वह सर्वोच्च न्यायालय को इसके अंतर्गत प्राप्त है। अगर हम बात करें इसमें फर्स्ट ऑप्शन की तो इसमें दिया गया है कि संसद के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के जो अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का जो अधिकार प्राप्त है वह पार्लियामेंट को प्राप्त है, यानी कि पार्लियामेंट इसके जुरिसडिक्शन को इंक्रीज कर सकती है सर्वोच्च न्यायालय के। तो ये इसके अंतर्गत इनकरेक्ट ऑप्शन है और हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि 1973 के केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना यानी कि ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादित किया, यानी कि इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो डॉक्ट्रिन है वह इनके द्वारा प्रोपाउंड किया गया था। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2)(a) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर के तहत अपने पद से इसके अंतर्गत रिजाइन कर सकता है। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि 23 सितंबर 2003 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे एमबी शाह ने एक महत्वपूर्ण निर्णय द्वारा भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को इसमें गौरवान्वित किया था, यानी कि जो जस्टिस एमबी शाह के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो कि ग्लोरीफाइड किया था इन्होंने स्टेटस ऑफ द वुमेन को इन द इंडियन सोसाइटी बाय एन इंपॉर्टेंट डिसीजन के माध्यम से। तो अगर हम बात करें तो तीनों ही ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3।
इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम हरियाणा राज्य के मामले में संभावित न्याय निर्णयन अधिनिर्णय के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, यानी कि जो प्रोस्पेक्टिव एडजुडिकेशन के जो डॉक्ट्रिन को इनके द्वारा गोलकनाथ केस के अंतर्गत प्रतिपादित किया गया। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि कमल नारायण सिंह अब तक भारत के सबसे कम समय तक पद पर रहे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, यानी कि जो शॉर्टेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस रहे हैं इंडिया के टिल डेट। इसके साथ ही यशवंत विष्णु जो चंद्रचूड़ थे अब तक भारत के सबसे लंबे समय तक पद पर रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों के लिए इसके अंतर्गत बाइंडिंग होती है, यानी कि जो भी डिक्लेयर किया जाता है इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ये बाइंडिंग होती है सभी कोर्ट्स के लिए। तो अगर हम बात करें इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो इसमें जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम हरियाणा नहीं बल्कि गोलकनाथ बनाम पंजाब स्टेट के मामले के अंतर्गत संभावित न्याय निर्णय या अधिनिर्णय के सिद्धांत को इसके अंतर्गत प्रतिपादित किया था। तो ये इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन इसके अंतर्गत इनकरेक्ट है और हमसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अपील के लिए जो उच्चतम न्यायालय की जो विशेष इजाजत इसके अंतर्गत आवश्यक होती है, यानी कि जो इसमें स्पेशल लीव फॉर अपील है सुप्रीम कोर्ट की, तो उसका प्रावधान इसके अंतर्गत 136 में किया गया है। इसके साथ ही आर्टिकल 137 के अंतर्गत निर्णयों या आदेशों को उच्चतम न्यायालय के द्वारा इसमें जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। इसके साथ ही थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में कार्य करता है। इसके साथ ही संविधान की जो व्याख्या से संबंधित किसी मामले की सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय में कम से कम 5 न्यायाधीश इसके अंतर्गत होने चाहिए, जिसे संविधान पीठ के रूप में यानी कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रूप में माना जाता है। तो अगर हम बात करें तो ये चारों ही ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी 1, 2, 3 एंड 4। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति और जो स्थानांतरण है वह कॉलेजियम प्रणाली यानी कि इसमें कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से किया जाता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है 5 सदस्यीय निकाय होता है, जिसका नेतृत्व भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के जो तत्कालीन 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। यानी जो कॉलेजियम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है इसमें 5 मेंबर बॉडी होती है, जिसको हेड किया जाता है इनकम्बेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसमें कंसिस्ट होते हैं 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इसके अंतर्गत। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि उच्च न्यायालय कॉलेजियम का जो नेतृत्व है उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश इसके अंतर्गत करते हैं। तो अगर हम बात करें इसमें जो तीनों ही ऑप्शन है इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी कि जो आर्टिकल 155 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो गवर्नर ऑफ द स्टेट होता है इसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि सामान्यतः राज्यपाल का जो कार्यकाल है पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि तक का ये होता है। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि आर्टिकल 156 सब क्लॉज 1 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ये कार्य करता है। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें फोर्थ ऑप्शन की, तो आर्टिकल 156 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर सहित लेख प्रस्तुत करके अपना पद त्याग इसके अंतर्गत कर सकता है। तो अगर हम बात करें इसमें जो चारों ही ऑप्शन है इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा केवल 1, 2, 3 एंड 4। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि जम्मू और कश्मीर के जो उपराज्यपाल की जो नियुक्ति है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि राज्य सरकार की जो सभी कार्यकारी जो कार्रवाई है औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री के नाम पर की जाती है, यानी कि ऑल एग्जीक्यूटिव जो एक्शंस होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के ये फॉर्मली ये नेम ऑफ द चीफ मिनिस्टर के नाम पर किए जाते हैं। इसके साथ ही आर्टिकल 238(k)(5) के अंतर्गत जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के जो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वह इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी कि जो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत जो इसको अपॉइंट किया जाता है इसमें चीफ मिनिस्टर को वह प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही आर्टिकल 2043A के अनुसार जो भी राज्यपाल की नियुक्ति, परिलब्धि, भत्ते या उसके जो कार्यालय से संबंधित जो अन्य खर्च हैं वह राज्य की संचित निधि पर यानी कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पर ये भारित होते हैं।
अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में तो जो सेकंड ऑप्शन में दिया गया है कि राज्य की जो सभी एग्जीक्यूटिव जो एक्शन होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के वह इसमें चीफ मिनिस्टर के नाम पर नहीं बल्कि गवर्नर के नाम पर इसके अंतर्गत किए जाते हैं। तो इसका जो और स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। इसके साथ ही थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि आर्टिकल 238 के 5 के अंतर्गत, तो इसमें आर्टिकल 238 नहीं बल्कि 239 के 5 है, जिसके अंतर्गत जो चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है ये अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट भी इसके अंतर्गत रॉन्ग है। अगर हम बात करें फर्स्ट और फोर्थ की तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर है वह हो जाएगा ओनली 1 एंड 4। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि जो गवर्नर है ये नॉमिनेट करता है 1/6 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, यानी कि राज्यपाल के द्वारा राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को मनोनीत ये करता है। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि जो आर्टिकल 165 के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्य व्यक्ति है उसको राज्य के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के रूप में अपॉइंट कर सकता है। इसके साथ ही आर्टिकल 213 के अनुसार जब राज्य विधानमंडल का जब सत्र नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी इसके अंतर्गत कर सकता है, यानी कि इसके अंतर्गत जब सेशन इसमें सत्र में नहीं होता तो इसके अंतर्गत जो ऑर्डिनेंस को इसके अंतर्गत पारित किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें फोर्थ ऑप्शन की तो अनुच्छेद 201 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अपनी अनुमति देता है या अपनी अनुमति रोक सकता है, यानी कि 201 के तहत कंसिडरेशन के लिए भेजा जाता है प्रेसिडेंट के गवर्नर के द्वारा, तो उस बिल पर वह अपने एसेंट को दे सकता है या उसको विथहोल्ड रख सकता है। तो अगर हम बात करें इन चारों ऑप्शंस के बारे में तो इसके जो चारों ही ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी 1, 2, 3 एंड 4। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि संविधान के द्वारा सरकार की जो संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल द्वारा जो वास्तविक प्रमुख होता है, जबकि इसमें मुख्यमंत्री जो होता है वह संवैधानिक प्रमुख होता है। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि संसदीय प्रणाली में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, यानी कि जो लीडर ऑफ द पार्टी होता है जिसकी मेजोरिटी में होता है तो उसको स्टेट असेंबली के अंतर्गत इसमें चीफ मिनिस्टर नियुक्त किया जा सकता है। इसके साथ ही सी में कहा गया है कि किसी दल को स्पष्ट बहुमत अगर नहीं मिलता तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति अपने विवेक यानी कि अपने डिस्क्रिशन के आधार पर कर सकता है, और ऐसी स्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल या दलों का कोई समूह है तो उसके नेता को इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, और उसे 1 महीने के भीतर सदन में विश्वास मत यानी कि कॉन्फिडेंस मोशन इसके अंतर्गत पारित करना होगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें डी ऑप्शन की तो एक ऐसे व्यक्ति को जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो तो 6 माह के लिए उसको अपॉइंट किया जा सकता है एज अ चीफ मिनिस्टर के रूप में। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में तो जो फर्स्ट ऑप्शन में बात की गई है कि इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम जो गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्नर होता है एक्चुअल हेड होता है, तो जो गवर्नर होता है वह इसके अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, जबकि जो स्टेट जो चीफ मिनिस्टर होता है वह इसका एक्चुअल हेड होता है। तो ये ऑप्शन इसके अंतर्गत इनकरेक्ट है और हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि जो मुख्यमंत्री का वेतन और जो भत्ते हैं यानी कि उनके जो सैलरी और अलाउंसेस हैं वे विधानसभा द्वारा तय किए जाते हैं। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य इसके अंतर्गत होना अनिवार्य होता है। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि आमतौर पर मुख्यमंत्री निचले सदन यानी कि विधानसभा से चुना जाता है, लेकिन कई मौकों पर उच्च सदन यानी कि विधान परिषद के सदस्य को भी मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें मुख्यमंत्री को तब तक राज्यपाल द्वारा बर्खास्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके पास विधानसभा में बहुमत है, लेकिन यदि वह विधानसभा में विश्वास खो देता है यानी कि उसका जो कॉन्फिडेंस है विधानसभा के अंतर्गत उसमें नहीं रहता तो उसे इस्तीफा देना होगा और अन्यथा राज्यपाल उसे इसमें रिजाइन यानी कि उसको डिसमिस कर सकता है। अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में तो जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि जो मुख्यमंत्री के जो वेतन और भत्ते होते हैं वह राज्य विधानसभा के द्वारा अकेले नहीं बल्कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा इसको डिफाइन किया जाता है, तो यह ऑप्शन इसके अंतर्गत इनकरेक्ट है और हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि वैधानिक निकाय है। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना है 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत इसको किया गया है। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का जो नोडल मंत्रालय है वह भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसके अंतर्गत है। इसके साथ ही फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय यानी कि एक मल्टी मेंबर बॉडी है। तो अगर हम बात करें ये जो चारों ही ऑप्शन है इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी 1, 2, 3 एंड 4।
इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत का जो शासन है कंपनी के हाथों से ब्रिटिश क्राउन ने ले लिया, यानी कि जो रूल था इसके अंतर्गत रूल ऑफ इंडिया, ये टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश क्राउन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द कंपनी। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि जो पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 के तहत भारत में कंपनी के कब्जे वाले जो क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारतीय क्षेत्र का नाम दिया गया, यानी कि जो कंपनी ऑक्युपाइड जो टेरिटरी थी इंडिया के अंतर्गत उसको ब्रिटिश ऑक्युपाइड इंडियन टेरिटरी का नाम दिया गया फर्स्ट टाइम। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि इसके अंतर्गत दी गई। अब वह भारत के क्राउन का प्रतिनिधि इसके अंतर्गत बन गया, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव बन गया क्राउन ऑफ इंडिया का। तो अगर हम बात करें तो तीनों ही ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि वर्तमान में केवल 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में द्विसदन यानी कि 2 हाउसेस इसके अंतर्गत हैं। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि राज्य विधानमंडल में राज्यपाल और विधानसभा होती है। जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है वहां विधायिका में राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा दोनों होती है, यानी कि जो बाई कैमरल सिस्टम होता है वहां पे लेजिस्लेचर के अंतर्गत गवर्नर, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली तीनों इसके अंतर्गत होते हैं। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर की जो विधान परिषद को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि संविधान के जो भाग 6 में अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक राज्य विधानमंडल के संगठन, उनकी संरचना, उनके कार्यकाल, अधिकारियों और प्रक्रियाओं, विशेष अधिकारों और शक्तियों का इसके अंतर्गत संबंधित इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है। तो अगर हम बात करें तो ये जो चारों ही ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी 1, 2, 3 एंड 4। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि विधानसभा के जो प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इसमें जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसको इलेक्ट किया जाता है बाय द डायरेक्ट वोटिंग थ्रू द एडल्ट सफरेज के माध्यम से। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में दिया गया है कि जो विधानसभा की जो अधिकतम संख्या है 500 और इसकी जो न्यूनतम संख्या है वह 60 इसके अंतर्गत तय की गई है। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एवं गोवा जैसे राज्यों में विधानसभा की जो सीटों की संख्या है वह 30-30 इसके अंतर्गत तय की गई है। इसके साथ ही फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि मिजोरम एवं नागालैंड जैसे राज्यों में विधानसभा की जो सीटों की संख्या है वह इसमें रेस्पेक्टिवली है 40 एंड 46। इसके साथ ही मेघालय एवं मणिपुर जैसे राज्यों में विधानसभा के कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से भी यानी कि इनडायरेक्टली भी इसके अंतर्गत इलेक्ट किए जाते हैं। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और जो फोर्थ स्टेटमेंट है इसके अंतर्गत करेक्ट है, लेकिन जो फिफ्थ ऑप्शन में जो बात की गई है वह मेघालय और मणिपुर के अंतर्गत नहीं बल्कि इसके अंतर्गत जो नागालैंड है और इसमें सिक्किम जो स्टेट है उसके अंतर्गत कुछ जो मेंबर्स हैं वह इसमें अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्टली भी इसके अंतर्गत इलेक्ट किए जाते हैं। तो ये ऑप्शन इसके अंतर्गत इनकरेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा ओनली 1, 2, 3 एंड 4। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है आर्टिकल 169 के अनुसार विधान परिषद की स्थापना और उसके उन्मूलन का अधिकार इसमें पार्लियामेंट को दिया गया है, यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको एस्टैब्लिश किया जा सकता है, उसको एबोलिश भी इसके अंतर्गत किया जा सकता है। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि आर्टिकल 170 सब क्लॉज 2 के अनुसार किसी राज्य विधानसभा का सदस्य संख्या उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 170 सब क्लॉज 2 के अनुसार जो नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है ये डिपेंड करती है पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट पर। इसके साथ ही इसमें 82nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अधिनियम है इसमें 2002 का, उसके अनुसार राज्य विधानसभाओं की जो संख्या है वर्ष 2026 तक वही रहेगी जो कि वर्तमान में इसके अंतर्गत है। इसके साथ ही फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि यदि विधानसभा अध्यक्ष को किसी प्रश्न के पक्ष या विपक्ष में समान संख्या में इसके अंतर्गत वोट मिलते हैं तो वह इसके अंतर्गत कास्टिंग वोट कर सकता है। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में तो जो थर्ड ऑप्शन में बात की गई है 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से, तो ये 82nd नहीं बल्कि 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के माध्यम से राज्य विधानसभाओं की जो संख्या वर्ष 2026 तक के लिए जो भी इसमें प्रेजेंट में थी वही इसके अंतर्गत निर्धारित कर दी गई। तो इसमें पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इसके अंतर्गत सी। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि जो लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं को भंग तो तक किया जा सकता है परंतु इनको समाप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि जो लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली
बॉडी होती है उनको डिसॉल्व किया जा सकता है, बट इनको एबॉलिश नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि राज्यसभा को ना तो भंग किया जा सकता है, ना ही इसको समाप्त किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि राज्य विधान परिषदों को भंग नहीं किया जा सकता, यानी कि उनको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही इसमें जो आर्टिकल 169 के तहत राज्य विधान परिषदों को संसद के द्वारा संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा इसको एक समाप्त किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें तो ये जो चारों ही ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी 1, 2, 3 एंड 4। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्ताव से संबंधित जो मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राज्यपाल को संप्रेषित करे और राज्यपाल के द्वारा अपेक्षित होने पर किसी भी मामले को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार करने के लिए रखे, जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय ले लिया है लेकिन मंत्रिपरिषद के सामने उस पर विचार नहीं किया गया है। यानी कि इसके अंतर्गत ड्यूटी डिफाइन की गई है चीफ मिनिस्टर की कि कोई भी जो कम्युनिकेट करेगा गवर्नर को ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर ऑफ द स्टेट, और जो प्रपोजल्स हैं और जो इसके अंदर लेजिस्लेशन से संबंधित जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के समक्ष नहीं आए हैं, तो गवर्नर उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के समक्ष रखवाने का इसके अंतर्गत प्रावधान कर सकता है। तो ये जो ड्यूटी निर्धारित की गई है इसमें चीफ मिनिस्टर की वह आर्टिकल 167 के अंतर्गत की गई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि मुख्यमंत्री के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट जो काउंसिल है उसकी बैठक में भाग लेना एक प्रशासनिक कर्तव्य इसके अंतर्गत होता है, ना कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी ड्यूटी है। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि केंद्र के साथ साथ राज्यों के जो वित्तीय लेखों पर जो नियंत्रण का जो कार्य है भारत के कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत जो धन विधेयक के अलावा किसी विधेयक को विधान परिषद द्वारा पहली बार 3 महीने की अवधि के लिए और विधानसभा द्वारा दोबारा पारित होने पर 1 महीने की अवधि के लिए रोका जा सकता है। इस प्रकार कुल 4 महीने की अवधि तक के लिए इसको रोका जा सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। इसके साथ ही इस डी ऑप्शन में कहा गया है कि जो धन विधेयकों को विधान परिषद के द्वारा 60 दिनों की अवधि के भीतर इसको लौटाना होता है, यानी कि जो मनी बिल है उसको रिटर्न करना होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल को विद इन द पीरियड ऑफ 60 डेज के अंतर्गत। तो अगर हम बात करें इसमें जो फर्स्ट जो 3 ऑप्शन है इसके अंतर्गत करेक्ट है, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन में बात की गई है कि जो मनी बिल से संबंधित जो उसको जो रिटर्न करना होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल को वह 60 डेज के भीतर नहीं बल्कि 14 डेज के अंतर्गत करना होता है। तो इसमें हमसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी। इसके साथ ही अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि आर्टिकल 332 के तहत जनसंख्या के आधार पर विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है, यानी कि इसमें प्रोविजन किया गया है आर्टिकल 332 के अंतर्गत रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंतर्गत ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि आर्टिकल 173 के अंतर्गत विधानसभा की सदस्यता के लिए जो योग्यताएं हैं कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम इसके अंतर्गत 25 ईयर होनी चाहिए। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि जो दिल्ली, लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रावधान किया गया है। तो अगर हम बात करें ऑप्शंस के बारे में, तो जो थर्ड ऑप्शंस में दिया गया है कि दिल्ली, लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो दिल्ली, लक्षद्वीप नहीं बल्कि पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रावधान किया गया है। तो ये थर्ड जो ऑप्शन है वह इनकरेक्ट है और हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें भी आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे कि नगर पालिका और जिला बोर्डों आदि द्वारा इसमें चुने जाते हैं विधान परिषद के अंतर्गत यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि 1/12 जो सदस्य हैं 3 वर्षों के लिए राज्यों में रहने वाले जो स्नातकों द्वारा इनको चुना जाता है, यानी कि जो मेंबर्स हैं इसमें इलेक्ट किए जाते हैं बाय द ग्रेजुएट्स लिविंग इन द स्टेट फॉर 3 इयर्स। इसके साथ ही इसके अंतर्गत जो 1/12 सदस्य हैं ऐसे लोगों द्वारा चुने जाते हैं जो 3 साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये शिक्षक माध्यमिक विद्यालयों से कम नहीं होने चाहिए, यानी कि जो टीचिंग कर रहे हैं 3 ईयर से उनको 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो टीचर्स हैं एटलीस्ट सेकेंडरी स्कूल से ऊपर के वह होने चाहिए। इसके साथ ही इसमें जो 1/3 जो मेंबर्स हैं विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं और इसमें जो शेष सदस्यों को राज्यपाल द्वारा उन लोगों से मनोनीत किया जाता है जो कि साहित्य, ज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा का जो विशेष ज्ञान है और उसका व्यावहारिक अनुभव इसके अंतर्गत रखते हैं, यानी कि उनको स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, लिटरेचर नॉलेज और उसके अंतर्गत जो आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स और सोशल सर्विस से संबंधित। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस की, तो इसमें जो सारे ऑप्शंस दिए गए हैं जो 5 ऑप्शंस हैं वह इसके अंतर्गत करेक्ट है, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी 1, 2, 3, 4 एंड 5।
इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें भी आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि आर्टिकल 71 सब क्लॉज 4 के अनुसार विधान परिषद के जो सदस्यों का चुनाव है ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो मेंबर्स हैं इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं अंडर द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि आर्टिकल 173 के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद के जो सदस्यों की जो योग्यता है यानी कि उनकी जो एलिजिबिलिटी है उसका वर्णन 173 के अंतर्गत किया गया है। इसके साथ ही आर्टिकल 191 के अंतर्गत राज्य विधानसभाओं या जो विधान परिषद की जो सदस्यताओं के लिए निरर्हता है यानी कि इनके लिए जो डिस्क्वालिफिकेशंस है ये आर्टिकल 191 के अंतर्गत निर्धारित की गई है। तो अगर हम बात करें ऑप्शंस की तो इसमें सारे ही ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपयुक्त सभी। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि जो 99 जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम यानी कि 99 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2014 का, और इसमें जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम था 2014 का, इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वह कॉलेजियम प्रणाली को एक नए निकाय यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित इसके अंतर्गत किया गया था। यानी कि जो कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से जो अभी नियुक्ति की जाती है न्यायाधीशों की, उसकी जगह नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी कि एनजेक इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया था। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में दिया गया है कि वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 के अनुसार दोनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जो पुरानी कॉलेजियम प्रणाली है पुनः अस्तित्व में इसके अंतर्गत आ गई, यानी कि उसका जो एग्जिस्टेंस समाप्त हो गया था इस एक्ट के बाद, तो उसका जो एग्जिस्टेंस इसके अंतर्गत पुनः स्थापित हो गया। इसके साथ ही सी ऑप्शन में कहा गया है कि आर्टिकल 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश शामिल होंगे जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना उसके अंतर्गत आवश्यक होगा, यानी कि टाइम टू टाइम इनको प्रेसिडेंट के द्वारा इनको नियुक्त किया जाएगा। तो अगर हम बात करें तो तीनों ही ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, और हमसे पूछा गया है इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन के बारे में, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नन ऑफ दीस यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि उच्च न्यायालय में जो अन्य न्यायाधीशों की जो अपॉइंटमेंट है संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट है उसके परामर्श यानी कि उसके कंसल्टेशन के बाद ही इनकी नियुक्ति की जाती है। इसके साथ इसमें जो ऑप्शन 4 में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के जो सामान्य उच्च न्यायालय में जो नियुक्ति में राष्ट्रपति सभी संबंधित जो राज्यों के राज्यपालों से इसके अंतर्गत कंसर्न स्टेट के जो गवर्नर्स हैं उनसे कंसल्टेशन इसके अंतर्गत करता है। इसमें अगर हम बात करें ऑप्शंस के बारे में, तो जो सेकंड ऑप्शन में जो बात की गई है कि उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वह भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होता है उसके परामर्श के द्वारा प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है और हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1994 के मामले में यह निर्णय दिया गया था कि यदि विधि के उपबंधों को विफल करने के उद्देश्य से 3 बार तलाक शब्द बोलकर तलाक लिया जाता है तो ऐसा जो तलाक होगा वह इसके अंतर्गत इलीगल होगा। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि जो 15वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 217 सब क्लॉज 1 के तहत उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्त की जो आयु है वह 60 वर्ष से बढ़ाकर इसके अंतर्गत 62 ईयर कर दी गई। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है 62 वर्ष से बढ़ाकर इसमें 65 वर्ष करने की जो हेतु लगभग 114वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2010 को अभी भी संसद के अंतर्गत वह लंबित है। तो अगर हम बात करें स्टेटमेंट्स के बारे में, तो इसमें जो तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं वह इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, और हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नन ऑफ दिस यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो परामर्श संबंधी जो क्षेत्राधिकार है वह आर्टिकल 144 के तहत केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही इसके अंतर्गत दिया गया है। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि जो मूल अधिकारों का जो संरक्षण हेतु उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति इसके अंतर्गत प्रदान की गई है। इसके साथ ही जो मूल अधिकारों का संरक्षण हेतु उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 के तहत इस पर रिट जारी करने की जो पावर दी गई है वह आर्टिकल 226 के तहत दी गई है। इसके साथ ही जो केशवानंद भारती जो मामला है 1973 के बाद किसी भी मामले में जो समीक्षा है वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल संरचना की अवधारणा यानी कि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्रिन के आधार पर इसके अंतर्गत की जा सकती है।
तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो जो फर्स्ट ऑप्शन में बात की गई है कि भारतीय संविधान के अनुसार इसमें जो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को, ये आर्टिकल 144 के तहत नहीं बल्कि आर्टिकल 143 के अंतर्गत दिया गया है। और हमसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें भी आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि जो जिला न्यायाधीश शब्द का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय के 6 के अंतर्गत इसमें आर्टिकल 233 में किया गया है। यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट जज का जो मेंशन किया गया है आर्टिकल 233 ऑफ द चैप्टर 6 ऑफ द पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत किया गया है। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 22 सब क्लॉज 4 के अनुसार भारत में जो निवारक हिरासत में किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के अधिकतम 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। यानी कि इसमें जो प्रिवेंटिव डिटेंशन इन इंडिया अलाउ अ पर्सन टू बी डिटेन्ड विदाउट ट्रायल फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि संविधान के भाग इसमें 18 के अंतर्गत आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 तक इमरजेंसी प्रोविजंस इसके अंतर्गत दिए गए हैं। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो इसमें जो तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं इसके अंतर्गत करेक्ट हैं और हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 358 से और 359 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव से ये संबंधित है। यानी कि जो आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये डील करते हैं विद द इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन द फंडामेंटल राइट्स। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि जो आपातकाल की जो उद्घोषणा की जो अनुमोदन है ये संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 माह के भीतर होना आवश्यक है। इसके साथ ही सी ऑप्शन में कहा गया है कि संसद को दोनों सदनों से जो अनुमोदन के पश्चात आपातकाल 6 माह तक इसके अंतर्गत जारी रहेगा और प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से इसे आगे भी जारी रखा जा सकता है। इसके साथ ही डी ऑप्शन में कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को संघ सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार इसके अंतर्गत प्राप्त हो जाता है। यानी कि जो नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो पार्लियामेंट है इसके अंतर्गत लॉ निर्धारित कर सकती है सब्जेक्ट्स ऑफ यूनियन लिस्ट पर। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो जो फर्स्ट 3 जो ऑप्शंस दिए गए हैं वह इसके अंतर्गत करेक्ट है, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन में बात की गई है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान पर जो पार्लियामेंट है उसको अधिकार प्राप्त हो जाता है कि जो स्टेट लिस्ट के कोई भी सब्जेक्ट है उस पर वह लॉ का निर्धारण कर सकती है। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, इसलिए इसका जो आंसर है वह हो जाएगा डी। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि भारत के संविधान में आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान किया गया है, जो कि एक अर्ध न्यायिक निकाय यानी कि ये क्वासी जुडिशियल बॉडी के रूप में इसका प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि जो वित्त आयोग का जो गठन है वह राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी इसको किया जा सकता है। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य मेंबर इसके अंतर्गत होते हैं और जिनकी नियुक्ति की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। उनका जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के आदेश के तहत ही उसको निर्धारित किया जाता है। इसके साथ ही फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि जो वित्त आयोग में सदस्यों की जो योग्यता है यानी कि जो एलिजिबिलिटी है उनकी जो क्वालिफिकेशंस है उसको तय करने का जो अधिकार है वह सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का होता है। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो जो फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है कि वित्त आयोग में जो सदस्यों की जो क्वालिफिकेशंस है उसको डिसाइड करने का जो राइट होता है वह पार्लियामेंट के पास होता है, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है वह इनकरेक्ट है, बाकी के जो ऑप्शंस है वह इसमें करेक्ट है और हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें भी आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि जो केंद्र राज्य विधान के जो प्रावधान है संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 245 से 255 तक इनको शामिल किया गया है। यानी कि जो सेंटर स्टेट लेजिस्लेशन के जो प्रावधान है पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक इनका प्रोविजन किया गया है। इसके साथ ही आर्टिकल 247 के तहत संसद को यह अधिकार है कि वह कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की इसके अंतर्गत स्थापना कर सकता है। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि संविधान अनुच्छेद 248 के अनुसार जो अपशिष्ट विधायी शक्तियां हैं यानी कि जो रेसिडुअरी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं ये असाइन की गई हैं यूनियन पार्लियामेंट को। इसके साथ ही फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 249 है ये राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की जो विधायी शक्ति है उससे ये संबंधित है, यानी कि इसके अंतर्गत ये डील करता है विद द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट के अंतर्गत। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो जो फर्स्ट ऑप्शन में बात की गई है कि केंद्र राज्य विधान के जो प्रावधान है संविधान के भाग 11 के अंतर्गत है, ना कि 12 में, और इनका प्रावधान 245 से 255 तक ये शामिल किए गए हैं। तो ये ऑप्शन इसके अंतर्गत इनकरेक्ट है और हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए।
इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि संविधान के भाग 11 के अंतर्गत आर्टिकल 256 से 263 के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों का इसके अंतर्गत उल्लेख किया गया है। यानी कि पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये डील करता है विद द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट अंडर द आर्टिकल 256 टू 263। इसके साथ ही आर्टिकल 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना इसके अंतर्गत उल्लेखित किया गया है। इसके साथ ही इसमें सी ऑप्शन में कहा गया है कि आर्टिकल 250 सब क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल घोषित किए जाने की स्थिति में संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर विधि बनाने का इसके अंतर्गत अधिकार प्राप्त हो जाता है। यानी कि जो पार्लियामेंट है उसको पावर हो जाती है कि इसमें लॉ बना सकती है सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट पर, जब भी इसके अंतर्गत डिक्लेयर की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा इमरजेंसी। तो अगर हम बात करें इन तीनों ऑप्शंस की, तो तीनों ही ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट हैं और हमसे पूछा गया है इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि आर्टिकल्स 264 से लेकर 281 के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो वित्तीय संबंधों का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशन है उसका प्रावधान आर्टिकल 264 से लेकर 281 तक किया गया है। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि आर्टिकल 265 के अनुसार कानून के प्राधिकार के बिना कोई भी कर इसके अंतर्गत नहीं लगाया जाएगा और ना ही उसको कलेक्ट किया जाएगा। यानी कि किसी भी अथॉरिटी ऑफ लॉ के बिना इसके अंतर्गत ना ही कोई इंपोज किया जा सकता है टैक्स और ना ही उसको कलेक्ट किया जा सकता है। इसके साथ ही आर्टिकल 262L के अनुसार संसद कानून द्वारा किसी अंतरराज्यीय नदी या नदी दून या उसमें पानी के जो उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में अगर कोई विवाद होता है तो उसके न्याय निर्णय के लिए इसके अंतर्गत प्रावधान कर सकती है। इसके साथ ही आर्टिकल 258 के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य की सरकार की सहमति से उस सरकार या उसके अधिकारियों को किसी ऐसे मामलों से संबंधित कार्य सौंप सकती है जिस पर संघ की कार्यकारी शक्ति इसके अंतर्गत लागू होती है। यानी कि जो प्रेसिडेंट है इसके अंतर्गत विद द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट, इसके अंतर्गत जो गवर्नमेंट के इसके जो ऑफिसर्स होते हैं उनके जो फंक्शन जो कि रिलेटेड होते हैं एनी मैटर और टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, तो इसमें एक्सटेंडेड पावर है उसके तहत आर्टिकल 258 के तहत प्रेसिडेंट के द्वारा कार्य सौंपे जा सकते हैं। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो ये जो प्रावधान दिया गया है सी के अंतर्गत, तो ये प्रावधान 262L के अंतर्गत नहीं बल्कि 262J के अंतर्गत दिया गया है, जिसमें संसद कानून द्वारा किसी अंतरराज्यीय नदी या नदी दून या उसमें पानी के उपयोग, उससे वितरण से संबंधित, उससे संबंधित अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित प्रावधान करने के लिए, उसके न्याय निर्णय के लिए इसके अंतर्गत प्रावधान कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट इसके अंतर्गत रॉन्ग है और हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि आर्टिकल 267 सब क्लॉज 2 के तहत राज्य विधानमंडल विधि द्वारा राज्य की जो आकस्मिकता निधि है यानी कि जो कंटेंजेंसी फंड है स्टेट की, उसकी स्थापना इसके अंतर्गत कर सकती है। इसके साथ ही आर्टिकल 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष इसके अंतर्गत प्रस्तुत करता है। इसके साथ ही थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए 9 जून 1983 को न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था और जो बी शिवरमन और SR सेन इसके 2 अन्य सदस्य थे। इस आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट इसके अंतर्गत प्रस्तुत की। यानी कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन से संबंधित जस्टिस RS सरकारिया की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया था और बी शिवरमन और SR सेन इसके 2 अदर मेंबर्स थे और इसने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वे 1988 में की थी। तो अगर हम बात करें इन तीनों ऑप्शंस की, तो तीनों ही ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यानी कि यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा इसमें 1 अप्रैल 2007 को भारत के मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशन पर एक आयोग का गठन इसके अंतर्गत किया। इसके साथ ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच 3 सूचियों यानी कि यूनियन लिस्ट यानी कि संघ सूची, राज्य सूची यानी कि इसके अंतर्गत स्टेट लिस्ट और संवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट का इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है और इसके माध्यम से विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान इसके अंतर्गत है जो कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत वर्णित है। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि आर्टिकल 268 के अनुसार जो स्टाम्प शुल्क है यानी कि जो स्टाम्प ड्यूटी है इसको केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और इसे राज्य सरकार द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है। यानी कि जो स्टाम्प ड्यूटी है इसको लिवाइड किया जाता है बाय द सेंटर और कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएट किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो अगर हम बात करें इन तीनों ऑप्शंस की, तो तीनों ही ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए और इसमें पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन के बारे में, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं।
इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कृषि आय पर जो कर है और ऐसे जो कराधान है जिसमें राज्य का हित हो, इसका प्रावधान किए गए हैं। यानी कि आर्टिकल 274 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत प्रोविजन किया गया है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पर, और इस तरीके के जो टैक्सेशन जो कि स्टेट के इंटरेस्ट में हो, तो उसका प्रावधान 274 में किया गया है। इसके साथ ही सरकारी आयोग ने अंतर सरकारी परिषद का जो नामक एक स्थायी अंतर राज्य परिषद की स्थापना का इसके अंतर्गत वकालत की थी। यानी कि एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल इसके अंतर्गत निर्धारित की जाए इंटर गवर्नमेंट काउंसिल के रूप में। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि चुनाव सुधार और जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951 का, यानी कि इसके अंतर्गत जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 में, इसमें संशोधन के लिए सुझाव देने के लिए वर्ष 1998 में इंद्रजीत गुप्ता समिति का इसके अंतर्गत गठन किया गया था। इसके साथ ही डी ऑप्शन में दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 के तहत कृषि आय के अलावा अन्य आय पर जो कर है वह केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाएगा और वसूला जाएगा, और इससे प्राप्त जो आय होगी वह केंद्र और राज्यों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। यानी कि जो एग्रीकल्चर इनकम के अलावा जो भी इसके अंतर्गत जो टैक्स होंगे वह इसमें लिवाइड और कलेक्ट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इससे जो भी इनकम होगी जो कि रिसीव्ड होगी इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंगस्ट द सेंट्रल एंड स्टेट के बीच में। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो जो फोर्थ ऑप्शन में बात की गई है, तो ये जो प्रावधान किया गया है अदर देन द एग्रीकल्चर इनकम, तो ये प्रावधान किया गया है आर्टिकल 270 के अंतर्गत, ना कि 279 के अंतर्गत। तो ये इसके अंतर्गत इनकरेक्ट ऑप्शन है और हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान के तहत कोई राज्य सीधे विदेशी ऋण नहीं जुटा सकता। राज्यों द्वारा विदेशी ऋण केवल भारत सरकार की गारंटी पर निम्नलिखित में से किस और किन निकायों के माध्यम से उठाया जा सकता है। यानी कि जो इसके अंतर्गत जो फॉरेन इसमें जो लोन है डायरेक्टली नहीं ले सकते, और जो फॉरेन लोन लिया जाता है रेज किया जाता है स्टेट के द्वारा, ओनली थ्रू विच अमंग द फॉलोइंग बॉडीज इसके अंतर्गत में काम करती है, जो कि गारंटेड देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये जो प्रावधान किया गया है 293 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत किया गया है, जिसके अंतर्गत किसी राज्य की जो कार्यकारी शक्ति है वह भारत के क्षेत्र के भीतर राज्य की जो संचित निधि की सुरक्षा और उस सीमा तक फैली हुई है जो समय समय पर विधायिका द्वारा निर्धारित की जा सकती है, और इसलिए वह डायरेक्ट ना विदेशी ऋण इसके अंतर्गत नहीं जुटा सकता। इसके लिए उसे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि इसमें केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के उत्तराधिकारी के रूप में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। यानी कि जो नीति आयोग है ये सक्सेसर है प्लानिंग कमीशन का। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि जो योजना आयोग और जो वित्त आयोग के विलय का जो सुझाव था वह एमबी माथुर के द्वारा दिया गया था। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि जो एमबी माथुर के द्वारा 1960 में गठित तीसरे वित्त आयोग के जो सदस्यों में से वह एक थे, यानी कि जो फाइनेंस कमीशन था थर्ड उसमें से एक मेंबर थे एमबी माथुर। इसके साथ ही फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष का जो दर्जा है भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है, यानी कि जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है नीति आयोग का वह कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इसके साथ ही फिफ्थ ऑप्शन में कहा गया है कि जो नीति आयोग सहकारी संघवाद यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर यह बेस्ड है। तो अगर हम बात करें तो ये जो पांचों ऑप्शंस दिए गए हैं इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी 1 2 3 4 एंड 5। इसके साथ ही अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है जिसका जो गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 को, तो इसमें कौन इसके अंतर्गत मेंबर होते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट बात की गई है प्रधानमंत्री जो कि इसके अध्यक्ष या प्रमुख के रूप में होते हैं, ऑल इन और जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं यानी कि सभी संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, और इसके अंतर्गत जो फोर्थ में सभी केंद्र शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री या जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वह भी इसके अंतर्गत मेंबर होते हैं। इसके साथ ही योजना आयोग के सदस्य जो कि मेंबर ऑफ द प्लानिंग कमीशन वह भी इसके मेंबर होते हैं एनडीसी के। तो अगर हम बात करें तो ये पांचों ही मेंबर इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, और इसमें अब योजना आयोग के सदस्य की जगह अभी नीति आयोग के सदस्य इसके मेंबर होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी 1 2 3 4 एंड 5। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित एक प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। यानी कि 5 जनवरी 1966 को एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जिसकी अध्यक्षता की गई थी मोरारजी देसाई के द्वारा, तो उनके द्वारा लोकपाल एंड लोकायुक्त का इंडिया के अंतर्गत गठन की बात की गई थी। इसके साथ ही वर्ष 1993 में गठित भोरा समिति का जो संबंध राजनेताओं और अपराधियों के बीच में जो नेक्सस है उसकी जांच करने के लिए यह समिति का गठन किया गया था। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त अपना जो प्रतिवेदन है वह राज्यपाल को सौंपता है, जो उसे विधानमंडल के दोनों सदनों के अंतर्गत उसको प्रस्तुत करवाता है। तो अगर हम बात करें तो ये तीनों ही ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी 1 2 एंड 3।
इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन से आपसे कहा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि गैर संवैधानिक निकाय है और इसका जो गठन है वह 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष और एवं सदस्यों की जो नियुक्ति है वह प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। इसके साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति के लिए जो गठित समिति में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता और लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा उपाध्यक्ष इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द राज्यसभा इस कमेटी के अंतर्गत शामिल होते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो शक्ति होती है ये ओनली इसमें सलाहकारी प्रकृति यानी कि एडवाइजरी नेचर की होती है। इसके साथ ही फिफ्थ ऑप्शन में कहा गया है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक महिला को सदस्य के रूप में नियुक्त करना इसके अंतर्गत अनिवार्य होता है। यानी कि इसके अंतर्गत मैंडेटरी होता है अपॉइंट अ वुमेन एज अ मेंबर इन द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंतर्गत। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस की, तो इसमें जो पांचों ऑप्शंस दिए गए हैं वह इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष और जो सदस्यों की नियुक्ति है संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा यानी कि कंसर्न स्टेट के गवर्नर के द्वारा की जाती है। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि केंद्रीय सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल है वह 3 वर्ष या 65 ईयर इसके अंतर्गत होता है। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि वर्ष 1993 में तत्कालीन राष्ट्रपति ने आर्टिकल 123 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश यानी कि इससे संबंधित ऑर्डिनेंस पारित किया था। इसके साथ ही फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है इसको 28 सितंबर 1995 को इसको लागू किया गया था, यानी कि ये फोर्स में आया था 28 सितंबर 1995 को। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो इसमें जो फर्स्ट थर्ड जो ऑप्शंस है वह इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन में बात की गई है कि जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है ये 28 सितंबर 1993 को इसके अंतर्गत फोर्स में आया था, ना कि 1995 को। तो ये इसके अंतर्गत इनकरेक्ट ऑप्शन है और हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन के बारे में, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि जो संविधान का अनुच्छेद 315 है वह संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का इसके अंतर्गत प्रावधान करता है। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 323 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है वह राष्ट्रपति को सौंपता है, जबकि जो राज्य लोक सेवा आयोग है वह अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है इसमें गवर्नर को सौंपता है। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 322 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का जो खर्च है भारत की संचित निधि पर लगाया जाता है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग का जो खर्च है संबंधित राज्य की संचित निधि पर यह भारित होता है। यानी कि इसमें आर्टिकल 322 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ये कहा गया है कि जो एक्सपेंसेस है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के ये चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, जबकि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो इसमें चार्ज हैं ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट के अंतर्गत ये भारित होते हैं। तो अगर हम बात करें ये तीनों ऑप्शंस की, तो तीनों ही ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट है और हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि वर्ष 2011 में 1 नवंबर को लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम जो भारतीय राज्य था वह इसके अंतर्गत उत्तराखंड था, यानी कि जो फर्स्ट इंडियन स्टेट था जिसने पास किया था लोकायुक्त बिल को 1 नवंबर 2011 को, तो उत्तराखंड के द्वारा वह किया गया था। इसके साथ ही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जो स्थापना है वर्ष 1963 में, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी, यानी कि जो सीबीआई की स्थापना है 1963 में और जो सीबीसी की स्थापना है वह 1964 में की गई थी। इसके साथ ही जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून यानी कि जो एंटी करप्शन जो एक्ट है इसको इनेक्ट किया गया था 1988 में। इसके साथ ही जो प्रवर्तन निदेशालय का जो इसकी स्थापना वर्ष है वह 1956 है, यानी कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जो है वह इसके अंतर्गत जो एस्टैब्लिश किया गया था 1956 में। तो अगर हम बात करें इन चारों ऑप्शंस की, तो चारों ही ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 3 एंड 4। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 सब क्लॉज 1 के अनुसार संघ आयोग और जो संयुक्त आयोग है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, तो इसमें जो एक अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वह प्रेसिडेंट के द्वारा इसके अंतर्गत की जाती है। इसके साथ ही इसमें कहा गया है सेकंड ऑप्शन में जो 1976 में जो फंडामेंटल ड्यूटीज के संबंध में सिफारिश करने के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की गई थी, यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित जो कमेटी है वह सरदार
प्रताप स्वर्ण सिंह कमेटी इसके अंतर्गत है। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा उत्तर प्रदेश लोकायुक्त पद धारण की जो अवधि को 6 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया है। यानी कि जो इन द ईयर ऑफ 2012 के अंतर्गत जो टर्म ऑफ द यूपी लोकायुक्त वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम द 6 ईयर टू द 8 ईयर बाय द उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त अमेंडमेंट एक्ट 2012 के द्वारा। तो अगर हम बात करें ये तीनों ही ऑप्शन इसके अंतर्गत करेक्ट हैं और इनमें हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति है वे प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, यानी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि जो निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल है वे 5 ईयर्स 65 वर्ष, यानी कि जो भी इसमें अर्लियर हो वहां तक उनका टेन्योर होता है। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति इसके अंतर्गत करता है। इसके साथ ही फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि भारत में वोट देने और निर्वाचित होने का जो अधिकार है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किया गया है, यानी कि जो राइट टू वोट और जो इलेक्टेड इन इंडिया जो किसके अंतर्गत अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो जो सेकंड ऑप्शन में जो बात की गई है कि जो टेन्योर ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर है ये 5 ईयर या 65 ईयर, तो इसके स्थान पर इसमें जो टेन्योर इनका होता है वह होता है 6 ईयर या 65 ईयर, जो भी इसके अंतर्गत अर्लियर हो तो वहां तक इनका टेन्योर होता है। तो ये ऑप्शन इसके अंतर्गत इनकरेक्ट है और हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 यानी कि आर्टिकल 324 के तहत चुनावों का जो अधीक्षण है, निर्देशन है और जो नियंत्रण है वह चुनाव आयोग में निहित है, यानी कि इसके अंतर्गत जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत सुपरिंटेंडेंस एंड डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन जो कि बेस्टेड है इन इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत। इसके साथ ही प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे के रूप में 25 जनवरी को इसको मनाया जाता है। इसके साथ ही नगर पालिकाओं एवं नगर निगमों के जो निर्वाचन होते हैं वे राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, यानी कि उनको कंडक्ट कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो अगर हम बात करें इन तीनों ऑप्शंस की, तो तीनों ही ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सी 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है रिगार्डिंग द पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी इफ इट फुलफिल द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि यदि कोई पार्टी निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है। तो इसके संबंध में आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो यदि वह लोकसभा या विधानसभा के आम चुनावों में 4 या अधिक राज्यों में 6% वैध वोट हासिल करती है, यानी कि इसके अंतर्गत जो भी इसमें वैलिड वोट्स हैं वह इसके अंतर्गत हासिल करती है 6% का, और किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें भी हासिल करती है तो वह इसके लिए पात्र होती है। इसके लिए सेकंड में कहा गया है कि एक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह लोकसभा में 2% सीटें जीतती है और ये सदस्य 3 अलग अलग स्टेट से इसमें चुने जाते हैं। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि यदि किसी पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो, यदि किसी पार्टी को रिकॉग्नाइज किया गया हो स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 4 स्टेट के अंतर्गत, तो इसको एक नेशनल पार्टी के रूप में मान्यता दी जा सकती है। तो अगर हम बात करें इन तीनों ऑप्शंस के, तो तीनों ही ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है अगस्त 1938 में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के नेतृत्व में गठित एक भारतीय राजनीतिक ये संगठन था, यानी कि ये जो इंडियन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फॉर्म की गई थी अगस्त 1938 को अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन है 1920 में ताशकंद में एम.एन. रॉय, अवनी मुखर्जी और अन्य लोगों के द्वारा किया गया था। इसके साथ ही थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं वो जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, यानी कि ये फाउंडर थे भारतीय जनसंघ के। इसके साथ ही वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी की जो स्थापना है 1 नवंबर 1925 को काजी नजरुल इस्लाम, हेमंत सरकार, शमसुद्दीन हुसैन और कुतुबुद्दीन अहमद के द्वारा की गई थी। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है इसका जो गठन किया गया था अगस्त 1938 में किया गया था, तो ये रॉन्ग है। इसका जो गठन किया गया था अगस्त 1936 के अंतर्गत किया गया था और ये डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के नेतृत्व में गठित एक भारतीय राजनीतिक संगठन था। तो ये स्टेटमेंट इसके अंतर्गत रॉन्ग है और हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए।
इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य दलों के रूप में मान्यता देता है। यानी कि जो इलेक्शन कमीशन है ये रिकॉग्नाइज करता है पॉलिटिकल पार्टी को एज अ नेशनल और स्टेट पार्टीज के रूप में एज पर द क्राइटेरिया लेट डाउन इन द इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के अंतर्गत। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि जो दल बल विरोधी जो कानून है उसको 15 फरवरी 1985 को संसद के द्वारा पारित किया गया था और 1 मार्च 1985 को इसको लागू किया गया था। यानी कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये पास किया गया था बाय द पार्लियामेंट ऑन द फरवरी 15 1985 को और ये फोर्स में आया था 1 मार्च 1985 को। इसके साथ ही इसमें जो सी ऑप्शन में दिया गया है कि संविधान की जो 10वीं अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी जो कानून के रूप में जाना जाता है, संविधान के 52वें संशोधन के द्वारा इसको संविधान में शामिल किया गया था। तो अगर हम बात करें ये जो तीनों ऑप्शंस हैं ये इसके अंतर्गत करेक्ट हैं और हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि जो समाजवादी पार्टी 4 अक्टूबर 1992 को लखनऊ में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में अस्तित्व में आई थी। यानी कि ये अंडर द लीडरशिप ऑफ मुलायम सिंह यादव ये एग्जिस्टेंस में आई थी 4 अक्टूबर 1992 को इन लखनऊ। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए कामराज योजना वर्ष 1963 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष के कामराज द्वारा तैयार की गई थी। इसके साथ ही अगर हम बात करें थर्ड ऑप्शन की, तो विपक्ष में दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक जो विपक्षी दल के जो सदस्यों की संख्या है लोकसभा की कुल सदस्यता का कम से कम ये 1/10वां हिस्सा होना चाहिए। यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए अपोजिशन पार्टी के रिक्वायर्ड टू द बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्टी इन द अपोजिशन, तो उसमें 1/10 मेंबर होने चाहिए लोकसभा की टोटल मेंबरशिप के। तो अगर हम बात करें ये जो तीनों ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट है और हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि जो सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया था। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि जो कोंकणी, मणिपुरी और जो नेपाली भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया था। इसके साथ ही जो मैथिली, डोंगरी, बोडो और जो संताली भाषाएं हैं इनको 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया। तो अगर हम बात करें तीनों ऑप्शंस की, तो तीनों ही ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट हैं और हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसके साथ ही अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, तो इसके अंतर्गत जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि आर्टिकल 344 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राजभाषा के संबंध में आयोग गठित कर सकता है। यानी कि अंडर द आर्टिकल 344 के अंतर्गत प्रेसिडेंट के पास यह पावर है कि वह कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है कमीशन रिगार्डिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि आर्टिकल 346 के तहत एक राज्य दूसरे राज्य के बीच, किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि को राज्य भाषा के अंतर्गत उल्लेख किया गया हो। यानी कि इसके अंतर्गत जो ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेट एंड अनदर स्टेट या सेंटर और स्टेट के बीच में, तो ये इसके अंतर्गत जो भी इसमें मेंशन की गई है उसके आधार पर होनी चाहिए। इसके साथ ही आर्टिकल 347 के अनुसार किसी भी राज्य की जो जनसंख्या है किसी भाग द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध का इसके अंतर्गत प्रावधान किया जा सकता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 347 देयर इज अ प्रोविजन फॉर स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग द लैंग्वेज स्पोकन बाय अ सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट। तो अगर हम बात करें इसमें आपको सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट इसके अंतर्गत फाइंड आउट करना है, तो तीनों ही ऑप्शंस इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव 6 माह के भीतर हो जाने चाहिए। यानी कि जो पंचायत है अगर डिसॉल्व कर दी जाती है मिडिल ऑफ द पंचायत के जो टेन्योर में, तो इसका जो इलेक्शन है मस्ट बी हेल्ड विद इन द 6 मंथ। इसके साथ ही इसमें जो सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि 1992 के जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है इसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। यानी कि जो पंचायती राज सिस्टम है इंक्लूड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के माध्यम से। इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर जो पंचायती राज व्यवस्था है वहां पर उपस्थित नहीं है। इसके साथ ही फोर्थ में कहा गया है कि भारत के जो नागालैंड, मेघालय और जो मिजोरम राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था यहां पर उपस्थित नहीं है। यानी कि यहां पर प्रेजेंट नहीं है नागालैंड, मेघालय और मिजोरम स्टेट के अंतर्गत। तो अगर हम बात करें ये चारों जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसके अंतर्गत करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी 1, 2, 3 एंड 4। यानी कि डी इसका ऑप्शन होगा। अगर हम बात करें इस सेशन की, तो इसमें हमने टेस्ट नंबर 28 को कवर किया जिसमें हमने पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन किया। इसी तरीके के सेशंस हम आपके बीच में लाते रहेंगे। जुड़े रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से।